हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा आई कैन समन गॉड्स की 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर ने यहाँ पे जिन्नोवे को डेथ वैली के बारे में बताया था। तो जिन्नोवे डेथ वैली के लिए निकल गया था। इसके बाद उसने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट रीपर को बुलाया था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि जाओ जाके कुछ लोगों को ढूंढो जिनके पास एल्डर से मिलती जुलती डिमोनिक की हो। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे भागते हुए मोंग आ जाता है और वो जिन्नोवे को बताता है कि यहाँ पे पहले एक पावरफुल डीमन लॉर्ड हुआ करता था और उसे निपटाने के लिए यहाँ पे डिमोनिक पाथ और हटियस पाथ को हाथ मिलाना पड़े था। इसके बाद वो लोग उसे निपटा दिए और यहीं पे ही यहाँ पे उसे दफन कर दिए और इसीलिए इस जगह का नाम यहाँ पे डेथ वैली है। तो फिर जिन्नोवे उसे पूछता है कि ये बताओ तुम फिर यहाँ तुम क्या कर रहे हो, ये तो डेथ वैली है ना, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो फिर वो मोंग आगे से इसका कोई जवाब नहीं बताता है और एक बुद्धा का नाम बताता है जिसका नाम आगागाता था। और जिन्नोवे जैसे ही ये नाम सुनता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये उन्हीं गॉड्स में से एक है जो उससे पहले यहाँ पे रिकार्नेट हो चुके हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि व्हाइट एंड ब्लैक रीपर जिन्नोवे के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उन लोगों ने उन कल्टिवेटर्स को ढूंढ लिया है जिनके पास एल्डर से मिलती जुलती डिमोनिक की है। इसके बाद वो दोनों रीपर जिन्नोवे को एक केव के पास लेके जाते हैं जो कि एक केव बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बेसिकली छोटा सा ही शॉर्टकट था। पक्का ये जोकर के पास लेके जाता होगा ईट वाला। जिन्नोवे उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो लोग अंदर ही हैं। जिसपे वो दोनों रीपर जिन्नोवे को बताते हैं कि उन्हें पक्का यकीन है कि वो दोनों अंदर ही हैं। उन लोगों ने अंदर कई सारे डिसाइपल्स को देखा है जिनके पास डिमोनिक की है और साथ ही में उन लोगों ने यहाँ पे एक लावा लेक को भी देखा है और अंदर कुछ तो है जो कि पनप रहा है। तो फिर जिन्नोवे यहाँ पे युआन होंग को ऑर्डर देता है कि इसे तोड़ दो। तो फिर युआन होंग आगे बढ़ता है और उसी टाइम पे यहाँ पे दोबारा मोंग आ जाता है। जिन्नोवे उसे कहता है मैं साला पक्का बता रहा हूँ, दांत देके कहता हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लेकिन वो मोंग अभी भी मना कर रहा था, ये कहते हुए कि ये हमारी किस्मत है। जिसके बाद युआन होंग जैसे ही वहां पे अपना डंडा मारता है तो वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस धमाके की वजह से कई सारे लोगों की अटेंशन उस तरफ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पे ट्रेजर है और ये भागते हुए उस तरफ जाने लगते हैं। खैर युआन होंग के धमाके की वजह से वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वहां पे एक बहुत बड़ी चट्टान खुल जाती है और जैसा कि यहाँ पे दोनों रिपर्स ने बताया था कि अंदर डिमोनिक कल्टिवेटर्स है, लावा लेक और कुछ पनप रहा है। तो हमें दो चीजें दिख जाती हैं लेकिन पनपने वाली चीज नहीं दिखती है। तो फिर जिन्नोवे पीछे मुड़ के एल्डर से कहता है गद्दारी। तो एल्डर आगे से बताता है नहीं यार, वो डिवीजन यहीं पे ही थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर लियो बोवेन जिन्नोवे से कहता है कि मैं नीचे चल के किसी से पूछना चाहिए ऐसा से कोई जिंदा बचा हो। इस पे वो लोग नीचे जाते हैं तो एक डिसेबल की सांसें अभी भी चल रही थी। जिन्नोवे उसे कहता है अगर तुम मुझे बता दोगे कि अबायसेट की डिवीजन कहाँ पे है तो फिर मैं तुम्हें इस दर्द से आजादी दे दूंगा। और वो बंदा बता भी देता है जिन्नोवे को कि अबायसेट की जो डिवीजन है वो यहाँ से टेलीपोर्ट होके बेसिकली रिलोकेट होके फ्लेम डिवाइन सेक्ट पे शिफ्ट हो चुकी है। इससे जिन्नोवे को सुकून मिलता है कि इन्हें अब और ज्यादा खोजने जांचने की जरूरत नहीं है। और ब्लैक रीपर जिन्नोवे से कहता है कि वो अपनी बॉडी को इस लावा लेक के अंदर रिफाइन कर सकता है। इस तरीके की लावा लेक बार बार मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो मोंग ऊपर से मना करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये लेक पूरी तरीके से डिमोनिक कर्स से लदी हुई है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन जिन्नोवे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता था। इसलिए वो कुन साउ से कहता है जाओ और जाकर इसके मुंह के ऊपर टेप मारो और स्लो टेप मारना कि साला दोबारा खोल भी ना पाए। इस पे कुन साउ उड़ते हुए मोंग के पास आता है और उसके ऊपर दड़ाम से घूंसा मार देता है। वहीं पे आसपास जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि ये बॉडी रिफाइनिंग होली ट्रेजर है, एक्सट्रीम हेल फायर लेक। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये होली लेक यहाँ पे काफी ज्यादा पुरानी है और 500 साल में सिर्फ एक ही बार दिखाई देती है। और क्योंकि ये सभी यहाँ पे फ्लेम डिवाइन सेक्ट से थे, ये सभी आगे से कहते हैं अगर ये ऐसी बात है तो फिर ये हमारा होना ही चाहिए। इसके बाद ये सभी यहाँ पे उस लेक को लेने के लिए आगे से हमला बोल देते हैं, ये कहते हुए कि लेक को ले लो। तो फिर जिन्नोवे यहाँ पे युआन होंग और जंजी से कहता है कि इन्हें रोको, हमें किसी भी कीमत पे इस लेक के अंदर अपनी बॉडी रिफाइन करनी पड़ेगी। वहीं पे जिन्नोवे जंजी से पूछता है कि इस लेक के अंदर कोई खतरा वतरा तो नहीं है। इस पे जंजी आगे से बताता है कि उसने अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल किया है और लेक के अंदर कोई भी खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन लेक के अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन जिन्नोवे उसे एंड्योर कर लेगा। इसलिए जिन्नोवे आसानी के साथ लेक के अंदर जाके अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकता है। तो जिन्नोवे तुरंत उस लेक के अंदर कूद जाता है और वहीं पे ही अपनी बॉडी रिफाइन करने लगता है। और वो लेक के अंदर जैसे ही कदम रखता है तो वो अचानक से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर जाता है और वाइट ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट रियलम पे आ जाता है। जिसके बाद वो अपने पास से पिल्स बाहर निकालता है। ये पिल वही है जिनके बारे में नाम भूल गया, लेकिन इनका काम यही है कि ये 1 साल के कल्टीवेशन को 1 दिन के अंदर दे सकती हैं। इसलिए जिन्नोवे उन पिल को एक झटके के अंदर खा लेता है और उन्हें यहाँ पे रिफाइन करते हुए ब्रेक थ्रू करने लगता है। लेकिन हम लोग अचानक से जिन्नोवे की बॉडी को देखते हैं जो कि लाल पड़ने लगती है और सिस्टम जिन्नोवे को बताता है कि मिस्टीरियस एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाके उसकी बॉडी को चेंज करने की कोशिश कर रही है और वो मिस्टीरियस एनर्जी धीरे धीरे करके जिन्नोवे की ब्लड लाइन को चेंज कर रही है। वहीं पे हम लोग मोंग को देखते हैं जो कि ऐसे ही ये सब कुछ देखता है। तो वो आगे से कहता है कि ये डीमन है, मैंने बताया था कि यहाँ पे डीमन आने वाला है और हम लोग यहाँ पे ही निपट जाएंगे। फिर इसके बाद जिन्नोवे की बॉडी पूरी तरीके से चेंज होने लगती है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। जिसके बाद ये हवा में उड़ने लगता है। हॉरर सीन चल रहा है यहाँ पे। हम लोग जिन्नोवे के सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं, वो बड़ी ज्यादा घबरा जाते हैं जिन्नोवे को ऐसा हवा में लेविटेट करते हुए। और वो आगे से कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से यंग मास्टर को लेके भाग जाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग युआन होंग को देखते हैं जो कि मोंग का कॉलर पकड़ लेता है, कहते बताओ हम लोग कैसे यहाँ पे योर मैजेस्टी को बचा सकते हैं। लेकिन वो मोंग का एटीट्यूड दिखा रहा था। वो आगे से कहता है
है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इसमें खतरा है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसे बचाने के लिए। इसके बाद ये सायोनारा कह के यहाँ से निकल लेता है, ये कहते हुए अलविदा दोस्तों। वह पेशेंट से युआंग होंग से पूछता है कि हम लोग क्या करें, जिसपे युआंग होंग आगे से कहता है कि हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं, उसे यकीन है कि जिन्नवे अभी सही सलामत बाहर आ जाएगा। वह जिन्नवे की बुद्धि सिस्टम से पूछती है कि असल में ये चल क्या रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करने लगेगा और साथ ही में वो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खोते जा रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। जिसपे सिस्टम जिन्नवे को बताता है कि उसकी एनर्जी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, बेसिकली जो एनर्जी जिन्नवे की बॉडी के अंदर जा रही है और वो यहाँ पे उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए जिन्नवे को होल्ड बैक करना ही पड़ेगा। जिसके कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि जिन्नवे उस एनर्जी को होल्ड बैक कर लेता है और वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, इसलिए उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होने वाला था और साथ ही में उसे पहला रिवॉर्ड भी दिया जाता है व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रेलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए दोबारा एक गॉड या फिर डीमन समन करने का मौका। अब इसके बाद हमें जिन्नवे की थोड़ी बहुत जो एनर्जी जिन्नवे की बॉडी के अंदर जा रही है उसकी थोड़ी बहुत फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ पे जिन्नवे के मन के अंदर बस एक ही बात चल रही थी कि साउथर्न होली कोड इतनी जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ना ही मिट सकता है। खैर इसके बाद जिन्नवे अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर दोबारा कंट्रोल पाता है और अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद वो एक अलग ही जगह पे आ जाता है और यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट्स को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पैर के ऊपर पड़ती है जो कि टाइटन के पैर इतना बड़ा था। जिन्नवे आगे से कहता है ये पैर किसका है भाई, ऐसा लगता है कि ये तो साला 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा होगा। तभी जिन्नवे को वो आवाज दोबारा सुनाई देती है जो कि एक ही बात कह रही थी कि साउथर्न होली कोड कभी भी यहाँ पे मिटेगा नहीं। वो कसम खाता है कि वो हमेशा के लिए साउथर्न होली कोड को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता रहेगा, भले ही चाहे उसकी जिंदगी ही ना रहे। इसके बाद हमें वो टाइटन दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो कुछ तो कारनामा कर रहे थे और जिन्नवे को समझ में आ जाता है कि ये जाइंट ट्राइब से हैं। इसके बाद अचानक से वो पूरी जगह यहाँ पे एक्सप्लोर कर जाती है बेसिकली उस टाइटन के साथ ही में, और जिन्नवे के पास नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसने सक्सेसफुली यहाँ पे द सुप्रीम फ्लेम डीमन गॉड की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है। जिसके बाद जिन्नवे की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेव रिलीज हो रही थी। लियो बोवेन आगे से कहता है कि योर मैजेस्टी के साथ क्या हुआ है, हम लोग क्या करेंगे। इस पे ब्लैक रिपर आगे से कहता है कि हम उन्हें यहाँ पे लेक से बाहर निकाल सकते हैं और नेदरवर्ल्ड लेके जा सकते हैं, बॉडी भले ही डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन सोल के अभी भी चांस होंगे, हम उसे वहाँ पे दोबारा रीबर्थ के लिए फोर्स कर सकते हैं। लेकिन व्हाइट रिपर आगे से यही कहती है कि उनके वेपन इतने पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पे जिन्नवे को बाहर खींच सके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग जिन्नवे को देखते हैं जो कि सही सलामत बाहर आ जाता है। लेकिन जब लियो बोवेन उसे देखता है तो वो मन के अंदर यही सोचता है कि ये सच में जिन्नवे ही है ना, कि कोई और तो नहीं उसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि जिन्नवे का रंग रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। जिसपे जिन्नवे अपने नॉर्मल रूप में आता है और वो यहाँ पे बोवेन से कहता है कि चिंता ना करो, ये मैं ही हूँ, कोई भी मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लिए काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, बस इतनी ही सी बात है, लेकिन इसके नीचे कोई भी डीमन विमन नहीं है। क्योंकि जिन्नवे यहाँ पे एक और चीज करता है तो फिर उसे यहाँ पे दीवार रिवॉर्ड मिलता है कि वो यहाँ पे अपने समन्स की एक स्किल को सीख सकता है। फिर इसके बाद लियो बोवेन जिन्नवे से कहता है कि हमें तुरंत इस जगह से निकल लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पे भागते हुए आए। इसके बाद वो लोग तुरंत वहां से कट लेते हैं। वहीं पे जिन्नवे सिस्टम से कहता है कि जरा मेरे एट्रीब्यूट लिस्ट दिखाना, जिसपे सिस्टम जिन्नवे को यहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट लिस्ट दिखाता है और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला, बस इतना जान लो कि उसकी एबिलिटी में अब यहाँ पे एक चीज आ चुकी थी जो कि थी डीमन गॉड फिजिक इमॉर्टल होली बॉडी, वो भी एशियंट वाली। इससे जिन्नवे को समझ में आ जाता है कि जो सुप्रीम फ्लेम डीमन ब्लड गॉड की जो ब्लड लाइन है ये जाइंट ट्राइब से बिलोंग करती है और साथ ही में उसे यहाँ पे डीमन गॉड फिजिक भी मिल चुकी है और उसे इस एबिलिटी के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, नहीं तो वो यहाँ पे बेफालतू में ही आया था। अब उसी टाइम पे ज़ेनजी जिन्नवे से कहता है कि सामने कुछ तो हो रहा है और वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर उन्हें कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे थे। जिन्नवे उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, तो वो लोग पीछे मुड़ते हैं और जिन्नवे की तरफ देखते हैं और तभी पीछे से जिन्नवे के मोंग बाहर निकलता है। इसे पीछा करने की बड़ी गंदी आदत है और ये जिन्नवे को बताता है कि आगे का कर्ज है, इसीलिए वो लोग आगे नहीं जा सकते हैं, अगर वो लोग आगे जाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो जिन्नवे से पूछता है कि तुम इतने सही सलामत कैसे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वह जिन्नवे दोनों रिपर से पूछता है कि आगे घोस्ट वोस्ट है क्या, तो वो दोनों रिपर्स आगे से मना कर देते हैं ये कहते हुए कि ये घोस्ट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एनर्जी से या फिर धुएं से या फिर बादल से कुछ तो बने हुए मॉन्स्टर थे जो कि उन सभी लोगों से कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ पे वॉर गॉड की कब्र को परेशान करने की कोशिश करेगा वो निपट जाएंगे। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके अटैक काफी ज्यादा स्पेशल थे। ये डायरेक्टली इनकी सोल्स के ऊपर अटैक कर रहे थे और उनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। कुनसाओ जल्दी से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एक बैरियर बनाता है और उनके अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है। अब उसी टाइम पे हम लोग एल्डर को देखते हैं और पता नहीं इसके पर कैसे निकल आते हैं। ये उड़ते हुए यहाँ पे जिन्नवे से कहता है कि तुम इस चीज से खुद को तो बचा नहीं सकते और तुम मुझे यहाँ पे टॉर्चर करने के बारे में सोच रहे थे, अब एक्सेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे थे। तभी वो घोस्ट जो बादल से बने हुए थे वो इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसे निपटा देते हैं बिना किसी दिक्कत के। जिन्नवे आगे से कहता है ये तो बहुत गंदी तरीके से निपट गया यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन उसी टाइम पे वो घोस्ट अब यहाँ पे जिन्नवे के ऊपर भी अटैक कर देते हैं तो जिन्नवे आगे से फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उन्हें जलाब के निपटा देता है। जैसे जिन्नवे को समझ में आ जाता है कि ये फ्लेम्स यहाँ पे काफी अच्छे से काम करती हैं। जिसके बाद वो फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बादल वाले घोस्टों को निपटाते हुए चला जाता है और उसी के पीछे हम लोग मोंग को देखते
होते हैं, जिससे जिन्नवे के अंदर से डिमोनिक की महसूस हो जाती है और वो मन के अंदर यही सोचता है कि जिन्नवे की जो रियल सोल और बॉडी थी उसे यहाँ पे किसी डीमन ने पहले ही गायब कर दिया है, बेसिकली उसके ऊपर हथियार लिया है, कब्जा कर लिया है। और उसी टाइम पे सिस्टम जिन्नवे को नोटिफिकेशन भी दे देता है कि सैंग लियांग मॉन्क ने जिन्नवे के ऊपर यहाँ पे इरादा रख लिया है कि वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है और अब यहाँ पे पूरा बुद्धा सेक्ट उसके पीछे पड़ जाएगा और उसका पीछा करते रहेगा। वही सिस्टम जिन्नवे को एक और नोटिफिकेशन देता है क्योंकि उसने वाइड रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए सिस्टम उसको एक और नोटिफिकेशन देता है कि अब जिन्नवे को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे एनिमी को निपटाने के लिए, क्योंकि सिस्टम अपडेटिंग पे लग जाता है और इसे पूरा एक दिन लगेगा अपडेट होने में। हालांकि जिन्नवे को बुद्धा सेक्ट से एक बिद्दी भर भी डर नहीं लगता, वो आगे से कहता है इनके मन के अंदर जो है वो करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्नवे ने यहाँ पे जितने भी ये व्हाइट वाले घोस्ट निपटाए थे इनकी तादाद बढ़ते ही जा रही थी, ये कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पर जिन्नवे उन लोगों को बताता है कि उसकी समाधि फायर यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी है और वो यहाँ पे इन शैडो व्हाइट्स और इन सफेद शैडोज को वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकती है और साथ ही में अब वो यहाँ पे एक इनविंसिबल फोर्स फील्ड भी बना सकता है क्योंकि उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है। इसलिए जिन्नवे सबसे पहले यहाँ पे इनविंसिबल फोर्स फील्ड बनाता है और वो जेंजी से कहता है कि जब मैं ये बना लूंगा तो तुम तेजी के साथ आगे बढ़ना, जिससे हम लोग यहाँ पे फोर्स फील्ड के साथ में इन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इस गली को पार कर लेंगे। फिर इसके बाद जितने भी व्हाइट शैडो थे वो यहाँ जिन्नवे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो जिन्नवे आगे से समाधि फायर का इस्तेमाल करता है और इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाता है और जिंजे की स्पीड की मदद से वो लोग आसानी के साथ इस इलाके को पार करके निकल जाते हैं और साथ ही में जो डिसेबल साथ में थे वो भी निकल आते हैं। लेकिन जो व्हाइट शैडोज थे वो इनका पीछा और ज्यादा आगे नहीं करते, बेसिकली कि एरिया जितने ही थे ये जैसे ही तुम इनके एरिया से बाहर निकल जाओगे ये तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। जिन्नवे को भी यही बात लगती है, लेकिन अगले ही पल ये लोग एकदम प्लॉट ट्विस्ट करते हैं क्योंकि ये व्हाइट शैडोज झुकते हुए यहाँ पे कहते हैं कि वो गॉड ऑफ वॉर के दोबारा पैदा होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होली एम्परर बन के वापस आ जाएं अपने होली एम्पायर में। जिन्नवे सिस्टम से पूछता है कि ये कौन सी बातें कर रहे हैं भाई, ये सारी बातें मुझसे कह रहे हैं क्या या फिर मेरी बॉडी के अंदर कोई स्पिरिट छुपी हुई है। इस पर सिस्टम जिन्नवे से इतना ही कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन बस तुम खतरे से बाहर हो। जिस पे जिन्नवे आगे से कहता है कि चलो भाई अब वापस चलते हैं सिटी के अंदर, लेकिन उसी टाइम में मॉन्क जिन्नवे के सामने आ जाता है और उससे कहता है डीमन बाहर आ। जिन्नवे उससे कहता है माया यो। फिर इसके बाद वो मॉन्क आगे से अपने मंत्र वंत्र पढ़ता है और कुछ जिन्नवे के ऊपर जादू टोटका करने लगता है। उसी टाइम पे हुआंग होंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्क के ऊपर एक स्पेशल अटैक करता है, लेकिन मॉन्क अपनी स्पीड और शील्ड की मदद से यहाँ पे उस अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। लेकिन युआंग होंग काफी ज्यादा पावरफुल था और ये मॉन्क को पता था, इसलिए वो तुरंत यहाँ से कट लेता है। जिन्नवे आगे से कहता है ये साला बुड्ढा काफी तेज भागता है, वैसे साले के जोड़ों में दर्द नहीं होता। जैसे जिन्नवे को यहाँ पे एक और साइड क्वेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर उसे यहाँ पे बुद्धा सेक्ट को निपटाना नहीं था, बस उसे यहाँ पे अपनी इनोसेंट प्रूव करना था कि वो कोई डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं है और जब वो ऐसा कर लेगा तो फिर उसे यहाँ पे एक डीमन या फिर गॉड समन करने का मौका मिलेगा, साथ ही में एक लकी ड्रॉ मिलेगा और साथ ही में एक और चांस मिलेगा कि वो यहाँ पे गॉड और डीमन की आर्मी को भी समन कर सकता है, लेकिन सेकंड लेवल पे, यानी कि पहले वाले से ज्यादा पावरफुल। जिस पे जिन्नवे आगे से कहता है कि ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि ये इतने ज्यादा ढीठ हैं कि मैं इन्हें कैसे भी कह दूं कि मैं डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं हूं, लेकिन ये मानेंगे नहीं। लेकिन जिन्नवे को करना तो करना ही है, वो कैसे करेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे एक गॉड को समन करता है, जिसके बाद वही हुज द पोकेमॉन, साथ में वो अपना लकी ड्रॉ भी इस्तेमाल कर लेता है और यहाँ पे गॉड आर्मी को भी समन कर लेता है। जैसे जिन्नवे को यहाँ पे 1 लाख सेलेस्टियल ट्रूप्स मिल जाते हैं सेलेस्टियल कोर्ट की तरफ से, जो कि यहाँ पे नासेंट सोल रियलम के 1 से 9 तक लेयर के बीच में होंगे, जिनके पास यहाँ पे मार्शल आर्ट क्लाउड कंट्रोल होगा और डिवाइन एबिलिटी सेलेस्टियल ऑरा और आर्मी स्पिरिट होगी। इस पे जिन्नवे काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि 1 लाख सेलेस्टियल सोल्जर्स होना काफी ज्यादा अच्छी बात है और ऊपर से ये सभी यहाँ पे नासेंट सोल रियलम पे ही हैं। और जिन्नवे आगे से खुश होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि सूसा सिटी के अंदर से अब यहाँ पे नैनमिंग सेक्टर को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, वो भी मेरे हिस्से में ही आके गिरेगा। इसके बाद अगला सीन साउसा सिटी का होता है, जिसके ऊपर कई सारे लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और ये शायद से बीस्ट को टीम कर सकते हैं, तो ये बीस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पे एक लड़का बीस्ट के ऊपर खड़ा हुआ था, वो आगे से कहता है जिन्नवे कहाँ पे है, क्या उसकी इतनी औकात भी है कि वो मेरा सामना कर सके। एक तो हायर अप से मेरा खून भी रखा है, पता नहीं जानबूझ के यहाँ पे क्यों भेज रहे थे, जबकि कोई रीजन भी नहीं था मुझे भेजने के लिए। बाय द वे इसका नाम आफू है और इसका सरनेम ना ही जानो तो ज्यादा बेहतर है। और ये लोग भी यहाँ पे 4 गॉड सेक्ट में से एक ही है। जितने भी सोल्जर यहाँ पे सिटी की तरफ से थे वो सभी सिटी गार्ड को गार्ड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन आफू उन लोगों से कहता है तुम्हारा प्यारा खरगोश जिन्नवे कहाँ पे है, क्या वो तुम में से एक है, अगर है तो जल्दी से बाहर आओ और यहाँ पे हमसे लड़ाई करो। इस पे कई सारे सोल्जर जिन्नवे को ये बताने के लिए जाने लगते हैं, ये कहते हुए जल्दी से बुला के लेके आओ यार। लेकिन एक सोल्जर आगे से बताता है कि वो इतने समय सिटी में ही नहीं है। इस पे सोल्जर आगे से कहते हैं अगर वो भाग निकला है तो फिर हमारे बहुत बुरी तरीके से लगेंगे, क्योंकि उसके बिना हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप वो आगे से कहते हुए अगर वो भाग गया है तो उससे ज्यादा बड़ा डरपोक कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी आर्मी से कहता है जाओ और जाके सिटी के ऊपर हमला करो और जिन्नवे को खींच के बाहर लेके आओ, अगर वो मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो इस पूरी सिटी को कब्जे में कर लो। जिसके बाद वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं सिटी गेट की तरफ उसे तोड़ने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जिन्नवे का नया सामान आ जाता है जिसका नाम बाइकी था और वो इन सभी आर्मी के सामने खड़ा हो जाता
बताता है ये कहते हुए अगर तुम सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी बॉडी के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें बाकी के बारे में बताया जाता है जिसकी रेस ह्यूमन है और इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का थर्ड रियलम है। इसके पास मैजिक वेपन यहाँ पे मास्कर हेलबर्ट है, डिवाइन एबिलिटी आर्मी और है वो भी मल्टीप्लाई करके, और इसकी लॉयल्टी यहाँ पे 99 है। जब तक जिन्होंने यहाँ पे पहुंचता तो उससे पहले ही बाइकी आ चुका था और जिन्होंने युआन होंग से कहता है जाओ और जाके बाइकी की मदद करो, वो अकेले ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। हम लोग आफू को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे जैसे ही बाइकी कल्टीवेशन को चेक करता है तो वो आगे से कहता है ये व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर हमारे खिलाफ क्या ही कर लेगा। जिसके बाद वो अपने लोगों से आगे से कहता है जाओ और जाके भाई इसका खेल खत्म करो यार। जिसपे वो तेजी के साथ आगे बढ़ी रहते उससे पहले युआन होंग बीच पे एंट्री मारता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि एक झटके के अंदर ही आधी आर्मी निपट जाती है। इसको देख के आफू काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे एनर्जी और महसूस हो रहा था। इसके बाद जिन्होंने भी सामने निकलता है और वो यहाँ पे बाइकी से कहता है थैंक यू ब्रदर, जब मैं यहाँ पे नहीं था सिटी को गार्ड करने के लिए। वहीं पे आफू जिन्होंने को देख के कहता है कमजोर आ गया कमजोर आ गया, और वो जिन्होंने से कहता है मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद से मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। इस पे युआन होंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अभी आके बख्शता हूँ। पता नहीं आफू यार किस जोश में था, वो आगे से युआन होंग से कहता है आजा देखता हूँ तुझमें कितना दम। इसके बाद वो युआन होंग के ऊपर अपने डंडे से हमला कर देता है, लेकिन युआन होंग आगे से बस एक ही स्लैश मारता है और एक ही काफी था यहाँ पे आफू को पूरी तरीके से निपटाने के लिए। खैर आफू के जितने भी साथी थे वो यहाँ पे जैसे ही आफू को निपटता हुआ देखते हैं तो वो जल्दी से यहाँ पे सामुदायिक हमला कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों को एकदम जोर की आवाज आती है हिम्मत कैसे हुए तुम्हारी। इसके बाद वो सभी ऊपर देखते हैं तो फिर ऊपर हम लोग यहाँ पे सेलेस्टियल आर्मी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थी, 1 लाख के आसपास थे ये। वहीं पे जो आगे से कहता है एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आए हैं ये। वहीं पे आफू की तरफ से जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे जैसे ही सेलेस्टियल आर्मी को देखते हैं तो इनका मुंह खुला खुला रह जाता है। ये सभी आगे से कहते हैं कितनी पावरफुल फीलिंग, इतने पावरफुल है कि ये सभी यहाँ पे जिनेवे की आर्मी है। अगर ये जिनेवे की आर्मी है तो फिर यहाँ पे 4 गॉड सेक्ट भी अब इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं पे सेलेस्टियल आर्मी यहाँ पे जिनेवे को ग्रीटिंग करती है और जिनेवे आगे से उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सभी को निपटा दो यार, किस लिए यहाँ पे खड़े हुए हो। बाय द वे ये वही आर्मी है जिसके साथ वुकोंग ने फाइट की थी और एक एक की धज्जियां उड़ा दी थी। फिर इसके बाद जिनेवे भी यहाँ पे कुछ फ्री किल्स कर रहा था तो फिर उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हुए जा रहे थे जिससे कि गेम हो। इससे जिनेवे को समझ में आ जाता है कि सिस्टम अपडेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एबिलिटीज हैं और कुछ न्यू फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लोर करना बाकी हैं। लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे 4 गॉड्स सेक्ट को निपटाना चाहता था ताकि वो लोग कोई बाद में परेशानी ना खड़ी करे। इसीलिए जिनेवे पीछे मुड़ के यहाँ पे लियो वेन से कहता है कि 4 गॉड सेक्ट पक्का यहाँ पे वॉर के लिए आएंगे उनके साथ। इससे पहले कि वो लोग ट्रैवल करके यहाँ पे ब्लैक फ्लेम डिवाइन सेट के पास पहुंचे उससे पहले ही हमें उनका ख्याल करना पड़ेगा। जिसपे बोवेन जिनेवे से पूछता है कि तुम करने क्या चाहते हो, जिसपे जिनेवे आगे से बताता है एक सरप्राइज अटैक। फिर इसके बाद हम लोग जिनेवे को देखते हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे डिवाइन फ्लेम सेट के सामने खड़ा हो जाता है या फिर 4 गॉड सेक्ट के गेट के सामने। जिसपे जिनेवे यहाँ पे युआन होंग से कहता है कि वो मेन अटैकर है, बाकी यहाँ पे बाकी हेवनली सोल्जर्स को लीड करेगा ताकि वो लोग 4 गॉड सेक्ट के अंदर जो बाकी कल्टिवेटर्स हैं उनसे साथ निपट सके। जिसपे युआन होंग आगे से कहता है ठीक है, जिसके बाद वो डायरेक्ट नीचे उतरता है और अपने डंडे को यहाँ पे बड़ा करता है, जैसे कि मंकी किंग अपने डंडे को यहाँ पे मन मर्जी के मुताबिक साइज में बड़ा छोटा कर सकता है। और फिर सभी लोग इस बड़े डंडे को देख के कहते हैं कि ये डंडा इस तरफ क्यों आ रहा है। जिसके बाद युआन होंग अपने डंडे को धड़ाम से उनके गेट के ऊपर मारता है और एक झटके के अंदर ही उस पूरे गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि 4 गॉड सेक्ट के अंदर से कुछ एल्डर्स बाहर निकलते हैं। अब इनके बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर है क्योंकि ये वैसे भी निपट ही जाएंगे। तो फिर ये एल्डर बाहर निकल के यहाँ पे जिनेवे से कहते हैं अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर अच्छे तरीके से करो, ये स्नेक अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है। आफू को तो तुम्हारे मौसा देने भेजा था ना। और जिन्होंने भी आगे से यह कहता है कि जब आफू ने मेरे ऊपर अटैक किया था तब तो बता के किया था ना तुम लोगों ने, तो फिर अभी सवाल क्यों उठा रहे हो कि ओपनली फाइट करो। इसके बाद जिन्होंने सेलेस्टियल आर्मी से पूछता है कि तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं, जिसपे सेलेस्टियल आर्मी जिनेवे से कहती है कि वो जिनेवे के यहाँ पे ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद जिनेवे सेलेस्टियल आर्मी को ऑर्डर देता है कि 4 गॉड सेक्ट के ऊपर अटैक करो, जो भी यहाँ पे रजिस्टर करे उन्हें एक झटके के अंदर ही निपटा दो, उनकी गुद्दी दबोच दो और जो यहाँ पे सरेंडर करने को राजी है उन्हें छोड़ दो। जिसपे सेलेस्टियल आर्मी और जिनेवे के जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो सभी यहाँ पे इकट्ठा हमला बोल देते हैं और ये एक तरफा लड़ाई थी। बेसरी आसानी के साथ जिनेवे के सोल्जर्स यहाँ पे एक एक करके सभी को निपटाए जा रहे थे और इनके लिए फाइट करना काफी ज्यादा इजी था। तो फिर हम लोग 4 गॉड सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं तुम्हें लगता है कि हमें इस तरीके से हस्तना ताबूत करना इतना आसान होगा, तो फिर तुम गलत हो। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि होल्ड बैक बिल्कुल ना करो और पूरी तरीके से अटैक करो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये एल्डर्स असल में एनिमल थे जो कि आगे से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो चीख रहा था वो आगे से एक पंछी के अंदर बदल जाता है, कोई ड्रैगन के अंदर बदल जाता है, तो कोई टाइगर के अंदर, कोई टोटोटाइज के अंदर बदल जाता है, बेसिकली कछुआ। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे एक साथ जिनेवे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिनेवे आगे से कहता है 4 डिवाइन बीस्ट, इसीलिए इसको यहाँ पे 4 गॉड्स सेक्ट कहा जाता है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है मेरी गुद्दी दबोचने के लिए। और उसी टाइम पे हम लोग युआन होंग को देखते हैं जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उन चारों एल्डर्स के ऊपर एक साथ ही यहाँ पे अपने मूव का इस्तेमाल करता है। तो वो चारों एल्डर भी यहाँ पे युआन होंग के स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं पा रहे थे। जिसके बाद युआन होंग दोबारा एक स्लैश मारता है और वो एक स्लैश
ऐसी काफी था 2-3 एल्डर्स को निपटाने के लिए। फोर गॉड सेक्ट के जो डिसाइपल थे वो आगे से कहते हैं कि चारों एल्डर्स मिलके भी यहाँ पे युआन हांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसी टाइम पे जिन्होवे को पता चलता है कि कोई उसके पीछे आ गया है। तुम्हें पता चलता है कि ये मेन वाला एल्डर है जो कि जिन्होवे के ऊपर पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पलक झपकते ही वहाँ पे जंजी आ जाता है जो कि स्नीक अटैक को ब्लॉक कर लेता है और एल्डर के ऊपर यहाँ पे काउंटर अटैक करता है। और काउंटर अटैक कुछ ज्यादा है जो सिला था और वो सीधा यहाँ पे एल्डर के सर के साथ हिट खाता है और एल्डर नीचे जाके गिरते हैं। और जिन्होवे को इससे बुरा लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस पॉइंट उसके हाथों से निकल गए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे एल्डर को निपटाता तो फिर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद जिन्होवे नीचे मुड़ के देखता है तो फिर युआन हांग ने अकेले ही चारों बीस्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया था। इसके बाद ये बैटल यहीं पे खत्म हो जाती है, बेसिकली शुरू होते ही खत्म हो गई। जिन्होवे नीचे उतरता है तो लियो बोवेन उसे बताता है कि अब वो लोग आगे क्या करेंगे। इस पे जिन्होवे आगे से यही कहता है कि अब सेक्ट तो रहा नहीं, इसलिए यहाँ पे जितना भी माल है वो सभी ले लो, क्योंकि ये लोग वैसे भी क्या ही करेंगे। फिर जिन्होवे डिवाइन बीस्ट को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे इन फोर गॉड सेक्ट के इनहेरिटेंस में से किसी की ब्लड लाइन अपने पास रख लेते हैं तो फिर उनकी डायनेस्टी के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और उनके पास बहुत ज्यादा लक आएगा। इसीलिए वो बाइकी से कहता है जाओ और जाके ढूंढो यहाँ पर कोई बच्चा हो जो कि फोर गॉड सेक्ट से बिलोंग करता हो तो उसे अपने साथ ले लेना। इसके बाद जिन्होवे आगे से कहता है कि अब तो यहाँ पे फोर गॉड्स सेक्ट का भंटा तो धार हो गया, अब अबाया सेक्ट की बारी है। इसके बाद अगला सीन ब्लैक फ्लेम डिवाइन सेक्ट का होता है जहाँ पे हम लोग गुडेंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा था। अब उसी टाइम पे उसके पास यहाँ पे एक बंदी आती है जो कि काली औरा के अंदर थी। गुडेंग उसको यहाँ पे लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड बुलाता है और उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। जिस पे लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड उसे कहती है कि तुम सच में यहाँ पे ब्लैक फ्लेम डिवाइन सेक्ट के हेड होने के लिए लायक हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ पे एकदम शांति से बैठे हुए और कुछ भी नहीं कर रहा हो। जिस पे गुडेंग उसे पूछता है कि क्या हो गया है जो आप यहाँ पे आई हैं। जिस पे लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड उसे बताती है कि यहाँ पे फोर गॉड सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका और उसे करने वाला जिन्युवे है। जिस पे गुडेंग उसे पूछता है कि ये किसने किया, जिंजी ने किया फिर नीजा ने किया है। जिस पे अंडरवर्ल्ड लॉर्ड उसे बताती है कि किसी ने भी नहीं किया है। उस डीमन का नाम मंकी डीमन है जिसका नाम युआन हांग है जो कि जिंजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही में लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड उसे ये भी बताती है कि अगला टारगेट यहाँ पे उसके अबैक सेक्ट की नेक्स्ट ब्रांच ब्लैक फ्लेम डिवाइन सेक्ट होने वाली है। और वो उसे ये कहती है कि तुम्हें अभी भी शांत रहना है, अगर तुम यहाँ पे गेम को खराब करने की कोशिश करोगे तो वो उसे बचा नहीं पाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पे गुडेंग को 2 चॉइसेस देती है, या तो वो अबाया सेक्ट को चुने या फिर वो उन्हें चुने। अब उसे चूज करना है कि वो किसे चुनता है और हमें बताया नहीं जाता कि यहाँ पे गुडेंग ने किसको चुना है। अब अगले सीन में हम लोग जिन्होवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे ब्लैक फ्लेम सिटी के सामने ही खड़ा हुआ था और जंजी उसको बताता है कि अबाया सेक्ट के जो डीमंस है वो यहाँ पे ब्लैक फ्लेम सिटी के अंडरग्राउंड एरिया के अंदर रहते हैं। वहीं पे फ्लेम सिटी के जितने भी लोग थे वो सभी जिन्होवे को जैसे ही देखते हैं तो वो उसके ऊपर तीरंदाजी शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, ये पूरी तरीके से फॉरबिडन एरिया है। और फिर जिन्होवे उन लोगों से इतना ही कहता है कि वो सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आया है और वो कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें अंदर जाने दिया जाए। इस पे वो सोल्जर कुछ ज्यादा ही ऐठे हुए थे। वो आगे से कहते हैं कि खुद को हीरो न समझो, तुम हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें यहीं पे ही निपटा देंगे। इसके बाद वो जिन्होवे के ऊपर 3 तीरों से हमला भी करते हैं, लेकिन जंजी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उन तीरों को डिफ्लेक्ट करते हुए उनके ऊपर बिजली से हमला करता है, जिससे वो तीनों निपट भी जाते हैं। इसके बाद वो दरवाजे के ऊपर लात मारता है और दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो तीनों सिटी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई उनका रास्ता ब्लॉक करता है और बाहर निकल के कहता है कि तुम अंदर क्यों आ रहे हो, कौन हो। इस पे जिन्होवे नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आया है जो कि नीचे रहते हैं। जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये जिन्होवे है और उन्हें जिन्होवे के बारे में पता था क्योंकि उसने अभी हाल ही में यहाँ पे फोर गॉड सेट को डिस्ट्रॉय किया है और उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होवे यहाँ पे उनके सेट के पीछे भी पड़ा हुआ है, उनके भी सेट को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इस पे जिन्होवे उन लोगों से पूछता है कि यार तुम लोगों को मेरे बारे में पता है। तो फिर हम लोग गुडेंग को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है और वो जिन्होवे से पूछता है कि मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। इस पे जिन्होवे उसे कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ पे अबाया सेट को ढूंढ रहा हूँ और मेरे उनसे कुछ पुराना हिसाब किताब है। जिस पे डेंगू जिन्होवे से कहता है उसे पता है कि जिन्होवे किस लिए यहाँ पे आया है, वो उसे यहाँ पे नीचे लेके चलता है जहाँ से वो यहाँ पे अबाया सेट के पास जा सकता है। और फिर जिन्होवे यहाँ पे डेंगू को देखते हुए अपने मन के अंदर यही सोचता है कि यहाँ पे ब्लैक फ्लेम डिवाइन सेट के लीडर को काफी कुछ पता है कि इतने समय हालात यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे पूरी तरीके से यहाँ पे गुडेंग के ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा सावधान रहेगा ही। फिर इसके बाद गुडेंग आगे से एक सीक्रेट चैम्बर खोलता है और जिन्होवे से कहता है पहले आप। इसके बाद वो लोग सीक्रेट चैम्बर से होते हुए नीचे वाले इलाके पे आ जाते हैं जहाँ पे कुछ टेलीपोर्टेशन था, कुछ तो था जिससे ये लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जिन्होवे गुडेंग से पूछता है कि ये पोर्टल है जो कि हमें डायरेक्ट यहाँ पे अबाया सेट के हेडक्वार्टर लेके जाएगा। इस पे गुडेंग जिन्होवे से इतना ही कहता है कि इसके साथ तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरी सिटी के ऊपर भाई आंख ना उठा के देखना, मैं धन्यवाद तुमसे कहता हूँ, पहले ही कि तुम मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय ना करो। इसके बाद जिन्होवे और उसके साथी जैसे यहाँ पे पोर्टल के ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पे उन्हें अनजान कहते हुए हमला कर देते हैं, पता नहीं क्यों। इस पे जंजी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर अटैक करता है और वो तीनों ही निपट जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गुडेंग के पीछे से लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड बाहर निकलती है और गुडेंग उसे कहता है कि अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो, अगर उन्हें पता चल
गया कि तुमने क्या किया है। इस पे लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड यहाँ पे गुडेंग से कहती है कि चिंता ना करो, जब तक वो मेरे सामने खड़े नहीं रहते हैं उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो गुडेंग को ये भी याद दिला देती है कि गुडेंग ने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि गुडेंग का ये जो ब्लैक फिल्म डिवाइन सेक्ट है वो यहाँ पे होली कोड की चीजों से आजाद होना चाहता है, उनके रिस्ट्रिक्शन से आजाद होना चाहता है, तो वो सिर्फ यहाँ पे उनके अंडरवर्ल्ड पैलेस के ऊपर ही निर्भर रह सकता है, तभी वो यहाँ पे उनकी पकड़ से आजाद हो सकता है। वह विजन में उन लोगों से चिक चिक के कह रहा था कि मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ कि मुझे जल्दी से यहाँ पे अबायसेट के हेडक्वार्टर भेज दो, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों की यहाँ पे जिंदगियां छीन लूंगा। इस पे गुडेंग के जितने भी साथी थे वो सभी आगे से कहते हैं ठीक है हम अभी यहाँ पे इस पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलते हैं और यहाँ पे पोर्टल को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन एक बंदा हम देखते हैं जो पोर्टल को एक्टिवेट करते करते इसमें कुछ काला जादू कर देता है। इसके बाद जिनवे रेडी हो जाता है एकदम भिड़ने के लिए, आर्मर वार्मर पहन लेता है और ये लोग एकदम रेडी थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये डायरेक्ट हेडक्वार्टर के पास ही पहुंचेंगे, लेकिन जब ये टेलीपोर्ट होते हैं तो फिर जिन लोगों ने इन्हें टेलीपोर्ट किया था वो आगे से कहते हैं कि तुमने लोकेशन कंफर्म की थी ना, ये लोग वहीं पे ही पहुंचने चाहिए। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि मैंने एकदम कंफर्म किया है, ये लोग जिस जगह पे पहुंचेंगे वहां से सही सलामत वापस ही नहीं आएंगे और इन्हें चैन की यहाँ पे मौत भी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम लोग गुडेंग को देखते हैं जो कि आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो पोर्टल को यहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि जिनवे लौट के भी वापस ना आ सके। और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है, ना ही वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड पैलेस को यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है और ना ही यहाँ पे अबायसेट को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो हंसते हुए यहाँ पे जिनवे से यही कहता है कि अब तुम यहाँ पे जैसा चाहे वैसे मरो यार, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग जिनवे को देखते हैं जिसके एकदम वीरान जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया गया था, यहाँ पे अबायसेट के हेडक्वार्टर का नामो निशान तक नहीं था, इसलिए लोग एकदम सतर्क थे। वहीं पे जिनवे जिनजी से कहता है जाओ जाके उड़कर जरा चेक करके आओ कि यहाँ पे कोई है या नहीं। इस पे जब जिनजी यहाँ पे उड़ने की कोशिश करता है तो फिर रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो यहाँ पे उड़ भी नहीं पाता है और वो जिनवे को बताता है कि जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, पावरफुल रियलम का बंदा यहाँ पे चैन से उड़ भी नहीं सकता है। इस पे युआन होंग जिनवे से कहता है कि मैं जाऊँ क्या, तो जिनवे उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि उसके पास थंडर टेक्निक है, अगर वो यहाँ पे कुछ भी करता है तो फिर उसके हाई लेवल की वजह से वो यहाँ पे हाई लेवल के मेंबर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके बाद मुसीबत बढ़ेंगी ही और वो लोग आके उन्हें पकड़ सकते हैं या फिर ट्रैप को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद जब ये लोग यहाँ पे चलते चलते जा रहे थे तो फिर इन्हें एक बुढ़े की कहानी सुनाई देती है जो कि चीख के कह रहा था कि भविष्यवाणी सच है, ये है वो है, कहानी ही सुना रहा था भाई जाने टू दी वेस्ट की। इसके बाद जिनवे की मुलाकात उस बंदे से हो भी जाती है जो कि यहाँ पे कहानी सुना रहा था। ये दिखने में एकदम बुढ़ा था, ऐसा लगता है कि सदियों तक ये यहीं पे ही कैद है। वह पे युआन होंग जिनवे से कह देता है कि ये परेशानी खड़ी कर सकता है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वो पे वो बुढ़ा जिनवे को देख के और बाकी लोगों को देख के हैरानी हो जाता है, आगे से कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ क्या कि मेरे अलावा भी यहाँ पे और कोई भी कैद है। लेकिन तभी उसे जिनवे के अंदर से कुछ ऑरा महसूस होता है, जिसके बाद उस जिनवे के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास लक ऑफ व्हील का ऑरा कैसे है। और उस बंदे के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से जिनजी और युआन होंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वहीं पे वो बुढ़ा अभी भी यहाँ पे जिनवे से यही पूछ रहा था कि उसके पास लक ऑफ व्हील कैसे है। इस पे जिनवे उल्टा बुढ़े से ये पूछ लेता है कि तुम्हारा मतलब क्या है भाई लक ऑफ व्हील से, क्या तुम यहाँ पे गोल्डन कंपास की बात कर रहे हो? गोल्डन कंपास वही ट्रेजर है जो कि यहाँ पे रेड बॉय ने निकाला था नैन्जो डायनेस्टी के अंदर से। वो बुढ़ा जिनवे से कहता है मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पे लक ऑफ डेस्टिनी के बारे में नहीं पता है। इसके बाद वो बुढ़ा इस चीज को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम उसके साथ फ्यूज हुए हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें चिंता करनी चाहिए कि तुम उसके साथ फ्यूज किए हो, ना कि मुझे। जिस पे जिनवे अपने मन के अंदर ये सोचता है कि बढ़िया ये रहेगा कि मैं यहाँ पे इस बुढ़े को इग्नोर ही करूँ, क्योंकि वो यहाँ पे किसी पावरफुल मॉन्स्टर या फिर दंगे से दूर ही रहना चाहता है और वो मन के अंदर यही सोचता है कि उसे यहाँ पे इस बुढ़े से दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो लोग दोबारा अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं तो वो बुढ़ा पीछे से इन लोगों से कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से कैद है और निकलने की कोशिश बार बार करते रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कभी यहाँ से निकल नहीं पाया। तो फिर जिनवे पीछे मुड़ के उस बुढ़े से पूछता है कि ऐसी बात है तो फिर क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ और तुम कहाँ से आए हो? इस पे बुढ़ा आगे से कहता है मेरा नाम, साला मैं यहाँ पे इतने लंबे टाइम से कैद हूँ कि मैं भूलेगा कि मेरा नाम क्या है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं यहाँ पे काफी लंबे टाइम से फंसा हुआ हूँ और मेरा लास्ट नेम यहाँ पे ई है। इसके बाद वो बुढ़ा जिनवे से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और वो जिनवे से उसका नंबर पूछता है, सॉरी नाम पूछता है और उसे कहता है कि चलो हम लोग एक ही साथ चलते हैं और तुम मेरे साथ यहीं पे रहो, हम लोग खाए पियेंगे एकदम मौज काटेंगे। जिनवे आगे से उसे घूरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी नहीं तुम्हारे साथ रुकने वाला हूँ, इसलिए वो यहाँ से गायब होते हुए कहता है कि चलो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बाद अगला सीन आधे घंटे का होता है और ये लोग एक कोने पे पहुंच जाते हैं जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन इन लोगों को सबसे पहले एक बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, उसे तोड़ने के बाद ये लोग बाहर जा सकते हैं। वह पे जिनवे को भी समझ में आ जाता है कि इसे तोड़ने में नानी याद आ जाएगी। युआन होंग आगे से कहता है कि सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा, जिसके बाद वो अपनी पावर को इकट्ठा करता है और बैरियर की तरफ आगे बढ़ के अपने डंडे से एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, लेकिन बैरियर को कुछ भी नहीं होता। युआन होंग झटके की वजह से दूर जाके गिरता है। वह बुढ़ा जिनवे से कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैंने कोशिश कई बार की है यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार अटैक करो, ये रिस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कभी भी तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा। तो फिर जिनवे एजेंसी से कहता है जाओ जाके युआन होंग की मदद करो, जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ पे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश करने
लगते हैं। वहीं पे कोने में धमाके की वजह से कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, इसलिए कुछ डिसेबल्स आगे से पूछते हैं कि उस फॉरबिडन एरिया के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं क्या, जिसपे एक बंदा आगे से बताता है कि तुम्हें यहाँ पे रूल्स के बारे में नहीं पता है क्या। अगर कोई यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करना चाहता है और अबायसेट के अंदर अंदर आना चाहता है, लेकिन अगर उस बंदे यानी कि कैंडिडेट ने जो टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल कर रहा है उसने यहाँ पे फोर्स वर्स का इस्तेमाल किया, तो फिर उसे यहाँ पे फॉरबिडन एरिया के अंदर कैद कर दिया जाएगा एक एनिमी की तरह, जिसके बाद वो यहाँ पे हमेशा के लिए कैद रहेगा। उस बंदे ने रास में काला जादू किया था, वो फोर्स ही थी। इस वजह से टेलीपोर्टेशन गेट ने उसे यहाँ पे फॉरबिडन एरिया समझ लिया और यहाँ पे जिन्वे को वहीं पे ही भेज दिया, जिसपे कुछ लोग आगे से ये कहते हैं कि ये लोग पक्का यहाँ पे अबायसेट के ऊपर चार्ज करना चाहते थे, लेकिन गलती से ये लोग यहाँ पे फॉरबिडन एरिया के अंदर भेज दिए गए हैं। इस पे एक बंदा आगे से ये कहता है कि यही होगा अगर तुम यहाँ पे अबायसेट के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा हाई है, लेकिन अगर तुम एक बार फॉरबिडन एरिया के अंदर फंस गए तो फिर हमेशा के लिए फंसे ही रहोगे। वहीं पे जिन्वे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि यहाँ पे युवान हंग और जंजी की ताकत मिला के भी वो लोग इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जिन्वे फैसला करता है कि उसे यहाँ पे खुद ही कुछ करना पड़ेगा और वो आगे से समाधि फायर का इस्तेमाल करने वाला था। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि जरा साइड में हटना, जिसके बाद वो समाधि फायर को फुल स्केल पे इस्तेमाल करता है। वहीं पे जिन्वे की समाधि फायर को देख के बूढ़ो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जिन्वे की समाधि फायर को ज्यादा ही पावरफुल थी, वो जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के साथ टकराती है तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देती है और सक्सेसफुली वो लोग फॉरबिडन एरिया को तोड़ के बाहर निकल आते हैं। ये वाली बात जैसे इन डिसेबल्स को पता चलती है तो वो जल्दी से यहाँ पे जिन्वे को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जिन्वे जेंजी से कहता है कि जरा इन्हें रोकना। तो फिर जेंजी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर लाइटनिंग से स्ट्राइक मारता है और इतना ही काफी था इन डिसेबल्स को यहाँ पे निपटाने के लिए, जिसके बाद ये तुरंत ही नॉकआउट हो जाते हैं। और जिन्वे जेंजी से कहता है कि इन्हें जिंदा पकड़ो, हम इनसे थोड़ी सी पूछताछ करेंगे। तो फिर जेंजी इन्हें जिंदा पकड़ने के लिए जाने लगता है। तो फिर हम लोग बूढ़ों को देखते हैं जो कि जिन्वे से पूछते हैं कि तुमने रिस्ट्रिक्शन को ऐसे कैसे तोड़ दिया, जिस पर जिन्वे उसे यही कहता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना इम्पॉसिबल नहीं था, बस तुम कुछ कमजोर मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद जिन्वे यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो बूढ़ो जिन्वे से कहता है रुको यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे कि जेंजी ने यहाँ पे सभी डिसेबल्स को पकड़ लिया था तो वो सभी डिसेबल्स यहाँ पे बंधे हुए थे। उनमें से जो सीनियर था वो आगे से पूछता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए और तुम लोग कौन हो। तो जिन्वे उसे कहता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस हमें अपनी सेक्ट लेके चलो और कुछ नहीं चाहिए हमको। लेकिन वो डिसेबल आगे से मना करता है तो फिर जेंजी आगे से अपनी बिजली का इस्तेमाल करता है इन्हें झटके देने के लिए। और जिन्वे उन लोगों से कहता है अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो फिर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो और मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम्हारी गुद्दी दबोचनी पड़ेगी और तुम्हें टाटा बाय बाय कहवाना पड़ेगा यहाँ से। इसके बाद जेंजी एक एक करके सभी डिसेबल्स को यहाँ पे झटके देना शुरू करता है एकदम कड़क वाले। और उन्हीं में से हम लोग यहाँ पे अबायसेट के नंबर 1 जीनियस को देखते हैं जिसका नाम आलैंग था। वहीं पे आलैंग जिन्वे को पहचान जाता है कि ये सभी यहाँ पे जेंजी और जिन्वे ही होंगे। वहीं पे हम लोग डिसेबल को देखते हैं जो पहले मना कर रहा था, वो जिन्वे से कहता है कि हमें मारो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे अबायसेट लेके चलता हूँ। वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है कि ये सभी लोग यहाँ पे अबायसेट के जीनियसेस हैं, अगर ये सभी मारे जाते हैं तो फिर उसका भी नंबर लगेगा ही, इसीलिए वो यहाँ पे बैठा क्यों रहे, बता ही देता है ना, जिंदगी ही बच जाएगी। जिन्वे उसे कहता है तुम बड़े बुद्धिमान हो यार, तुम मुझे पसंद है, चलो हमें यहाँ पे सेक्टर लेके चलो। और फिर जिन्वे बाकी डिसेबल्स को ऐसे ही इग्नोर कर देता है और वहां से जाने लगता है। वो सभी पूछते हैं कि तुम हमें ऐसे ही जाने दोगे क्या, जिसपे जिन्वे उन लोगों से कहता है कि और क्या यार, तुम कौन सा मेरे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के सवाल उठाओगे और मुझसे कुछ कहोगे। इसके बाद जिन्वे पहले वाले डिसेबल को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। वहीं पे आलैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें सप्रेस कर ही दूंगा। और इस आलैंग के प्योर डिटर्मिनेशन की वजह से अब जिन्वे को यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर जिन्वे यहाँ पे आलैंग को या तो निपटा सकता है या फिर उसे यहाँ पे अपने सामने झुका सकता है। निपटाने पे उसे बस यहाँ पे लकी ड्रॉ ही मिलेगा, लेकिन उसे झुकाने पे यहाँ पे जिन्वे को उसे यहाँ पे सिस्टम का नया फंक्शन यूज करने का मौका मिलेगा, जो कि यहाँ पे होता है समन किए हुए डीमन या फिर गॉड की कॉपी बनाना। जिन्वे आगे से पूछता है कि ये कॉपी वाली क्या चीज है भाई, अच्छे से समझाना जरा। इस पे सिस्टम जिन्वे को ये भी बताता है कि कॉपी के साथ साथ यहाँ पे टैलेंट सर्च वाला फंक्शन भी एक्टिवेट हो चुका है। जिसके बाद हमें ये कॉपी वाला सिस्टम बताया जाता है कि इसका क्या काम है। सिस्टम जिन्वे को बताता है ये डीमन एंड गॉड की कॉपी, इसका मतलब ये है कि होस्ट यहाँ पे जो समन किए गए डीमन या फिर गॉड हैं उनमें से किसी एक को चूज करके उनके ओरिजिनल टाइम लाइन में वापस भेज सकता है जहाँ पे वो थे। अब इस फंक्शन का जो स्केलिंग टाइम है वो यहाँ पे एक दिन बराबर 1000 है। एग्जाम्पल के लिए जिन्वे यहाँ पे डाजी को उसकी टाइमलाइन में वापस भेज देता है, तो जिन्वे अगर यहाँ पे एक दिन बिताता है तो डाजी के लिए उसकी दुनिया में 1000 के बराबर होगा। जिन्वे इस फंक्शन का इस्तेमाल महीने में सिर्फ एक ही बार कर सकता है या फिर मिशन को कंप्लीट करके उसे ये फंक्शन मिलता रहेगा, तब वो महीने में 1 या 2 बार कर सकता है। इसके बाद सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे टैलेंट सर्च फंक्शन के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे टैलेंट्स को भी सर्च कर सकता है। जिन्वे इसका इस्तेमाल भी महीने में कई बार कर सकता है, लेकिन वो एक टाइम पे सिर्फ 5 ही लोगों को डिटेक्ट कर सकता है। मिशन के तरीके वो और भी ज्यादा मिशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, यानी कि एक टाइम पे 10 या फिर 20 इस तरीके से मिशन को कंप्लीट करके। और इसी टैलेंट सर्च फंक्शन की वजह से यहाँ पे आलैंग का क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ है। जिन्वे को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे आलैंग को झुकाना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता है।
जिन्वे सिस्टम से पूछता भी कि मुझे उसे झुकाना क्यों पड़ेगा, जिस पे सिस्टम जिन्वे को ये भी बता देता है कि सर्च फंक्शन की वजह से जो टैलेंट यहाँ पे डिटेक्ट किए जाएंगे उनका जो ऑलओवर होगा, उनका जो इन्ने टैलेंट होगा वो ऑर्डिनरी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए जिन्वे अगर उन्हें अपनी तरफ कर लेता है तो उसी के लिए भी फायदा रहेगा। जिसपे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे आलम को निपटाना नहीं बल्कि झुकाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसको यहाँ पे सोलर डीमन को बचाना पड़ेगा। वहाँ पे अवायसेट का डिसाइपल जिन्वे को बताता है कि आगे ही यहाँ पे उनका अवायसेट है केन्यान के अंदर। वहाँ पे युआन होंग जिन्वे को बताता है कि उसे आगे से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिमोनिक और महसूस हो रहा है, यानी कि सच में आगे डिमोनिक सेक्ट है, सॉरी अबाया सेक्ट है। इसके बाद जिन्वे पीछे मुड़ के यहाँ पे उस डिसाइपल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने रास्ते चलो। इसके बाद वो समाधि फायर का इस्तेमाल करते हुए इसे निपटा देता है। ये मेरे हिसाब से गलत था थोड़ा सा, उन्हें छोड़ दिया इसे निपटा दिया, ये क्या सिस्टम है। खैर जो भी हो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है कौन से ये मेरे रिश्तेदार है। अब इसके बाद जेंजी और युआन होंग यहाँ पे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं और केन्यान के ऊपर भाई बरसात कर देते हैं हमलों की। अब इसी से यहाँ पे एक और साइड क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम अवायसेट, वो भी अनस्क्रैच्ड, यानी कि बिना मार खाए यहाँ से बाहर निकल जाओ। सिस्टम बताता है क्योंकि तुमने यहाँ पे अवायसेट को उंगली कर दी है तो वो पक्का गुस्से में बाहर निकलेंगे और तुम्हारी सामत आई है। अगर तुम यहाँ पे सक्सेसफुली भाग निकलते हो बिना चोट खाए हुए तो फिर तुम्हें यहाँ पे गॉड समन करने का मौका दिया जाएगा। ऑफ कोर्स इतना ज्यादा पावरफुल हमला करने के बाद अवायसेट के जितने भी एल्डर और डिसाइपल थे वो सभी बाहर निकलते हैं, ये कहते हुए किसकी हिम्मत हुई अवायसेट के ऊपर इस तरीके से खुलेआम धावा बोलने की। बाहर निकलने वाले एल्डर आएंगे थे, वो जिन्वे से कहते हैं कि तुम दोबारा आ गए। वह जिन्वे एल्डर आयन से कहता है मेरा बीस्ट मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद हम लोग जेंजी और यहाँ पे युआन होंग को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को लगातार रिलीज करते हुए जा रहे थे और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एल्डर आयन को समझ में आ जाता अगर वो भिड़ेंगे तो वही मुंह की खाएंगे। खैर एल्डर आयन आगे कुछ कह पाते उससे पहले अबायसेट का सेक्ट लीडर बाहर निकलता है जिसका नाम यहाँ पे नैनगोंग था। जिनमें उसे पूछता है कि तुम यहाँ के लीडर हो, जिसपे वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो जिनमें उसे धमकी देते हुए कहता है कि मेरा डिमोनिक बीस्ट, सॉरी मिथोलॉजिकल बीस्ट वापस करो तो फिर मैं यहाँ पे आराम से चला जाऊंगा और तुमने जो भी कांड किए हैं उन सभी चीजों को इग्नोर भी कर दूंगा। लेकिन लीडर आगे से साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि ऐसा नहीं होने वाला है। और नैनगोंग आगे से चीखते हुए कहता है कि एक गॉड है जिसको हम लोग कई सालों से पूजते हुए आ रहे हैं, बेसिकली कई सारे जनरेशन से। इसलिए जिन्वे को क्या लगता है कि वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पे वो बीस्ट जिन्वे को वापस कर देंगे। इस पे जिन्वे आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे लड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे युआन होंग से कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही यहाँ पे वो बुढ़ा आ जाता है जो कि यहाँ पे नैनगोंग से कहता है कि ये लाल कपड़ा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये ली के साथ क्या रिश्ता है। ये ली नाम है जिसके बारे में बूढ़ा कह रहा है। वह पे जिन्वे जैसे ही यहाँ पे बूढ़ों को सेक्ट लीडर के साथ बात करते हुए दिखता तो वो मन के अंदर यही सोचता है कि मुझसे मत कहना कि ये बुढ़ा भी यहाँ पे सेक्ट लीडर के साथ ही जुड़ा हुआ है या फिर इसका कोई रिलेशन है। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर बहुत बुरी तरीके से मेरे लगेंगे। खैर जो नैनगोंग था वो यहाँ पे बुढ़ों को कुछ भी इज्जत नहीं दे रहा था। वो उसे कहता है तू कौन है वे। इस पे बूढ़ो पलक झपकते ही नैनगोंग के पास पहुंचता और उसका कॉलर पकड़ के उसे उठा के नीचे घड़ाम से पटक देता है। इसके बाद बूढ़ो पलक झपकते ही यहाँ पे नैनगोंग के पास दोबारा आता है और उसका कॉलर पकड़ के उससे कहता है मैंने कुछ पूछा, जल्दी से उसका जवाब दे नहीं तो दांत बाहर निकाल लूंगा, डेंटिस्ट से भी ज्यादा तेज हाथ है मेरे। बताओ तुम्हारा ये ली के साथ क्या रिश्ता है। जिसपे नैनगोंग आगे से बताता है ये ली उसका मास्टर हुआ करता था। तो फिर बुड्ढा यहाँ पे नैनगोंग से पूछता है कि उसे निपटे हुए यानी कि मरे हुए कितना ज्यादा टाइम हो गया है। जिसपे नैनगोंग आगे से बताता है 5477 साल। और जिन्वे भी जब ये संख्या सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतने साल, ये बुड्ढा साला इतना साल पुराना है, ये तो एक पक्का मॉन्स्टर है। और वो मन के अंदर सोचता है ये पक्का यहाँ पे नैनगोंग के साथ ही मिला हुआ है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर हमारे जीतने की कोई भी चांस नहीं है, हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वह जेंजी और युआन होंग भी जिन्वे से इतना ही कहते हैं कि सिचुएशन उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं लगती है, उन्हें किसी भी टाइम यहाँ से भागना पड़ सकता है। तो फिर जिन्वे ने स्क्रोल अपने हाथों में ही ले रखा था ताकि वो तुरंत यहाँ से भाग निकले। खैर इसके बाद बड़ों यहाँ पे नैनगोंग से कहते हैं कि ली मेरा डिसाइपल हुआ करता था, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे डिसाइपल्स के डिसाइपल हुए। इस पे नैनगोंग आगे से कहता है तो फिर आप मेरे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हुए। वह पे एल्डर आयन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मेरे अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं, इस बड़ों के पास एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा है, अब जिन्वे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, अब उसे यहाँ पे अपने उल्टी पैरों से भागना ही पड़ेगा। वह पे जिन्वे भी अपने मन के अंदर ये सोचता है कि ये साला मेरा बैड लक ही है, इसे यहाँ से बाहर निकाला, इसकी मदद की, अब ये यहाँ पे एनिमी का दोस्त निकला। लेकिन हम प्लॉट पे ट्विस्ट देखते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ो यहाँ पे नैनगोंग से कहता है कि जिन्वे मेरा बेनिफैक्टर है, इसने मेरी मदद की है, इसलिए चुपचाप इसका बेस्ट इसे वापस लौटा दो। इस पे नैनगोंग और एल्डर आयन आगे से कहते हैं तो प्लॉट ट्विस्ट है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वह पे जिन्वे बड़ो से कहता है कि यार तुम्हें बाहर निकालना यार बेकार नहीं गया, दिल खुश कर दिया तुमने। वह पे बड़ो आगे से कहता है कि अब से वो फ्यूचर में जिन्वे के साथ में ही रहेगा, इसलिए अबायसेट के लिए बढ़िया यही रहेगा कि वो यहाँ पे चुपचाप
जिनेवे का डिमोन इतना नाम इन लोगों ने बदल दिया कि मैं परेशान हो गया हूँ। कभी मिथोलॉजिकल कहते हैं, कभी डिवाइन कहते हैं, कभी सैक्रेड कहते हैं। जो भी हो, जिनेवे का बेस्ट उसे वापस लौटा दो। ये सब कुछ मैं फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बदले में मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक भी सिखा दूंगा। जिसपे नैनगोंग बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और जिनेवे उसे यहाँ पे मिर्ची लगाते हुए कहता है कि मुझसे मत ये ना कहना यार कि तुम यहाँ पे एक डिमोनिक बीस्ट के लिए अपने ग्रैंड मास्टर के खिलाफ चले जाओगे। तो फिर हम लोग एल्डर एन को देखते हैं जो कि बीच में कूदते हुए कहते हैं कि तुम इस बात का दावा करते हो कि तुम हमारे सेट के ग्रैंड मास्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सेट के ग्रैंड मास्टर हुए। ऐसा कौन सा ग्रैंड मास्टर होता है जो कि एनिमी की साइड लेता है, ना कि अपने सेट की। इस पे बूढ़ो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी शॉर्ट से एक स्लैश मारते हुए दो टुकड़े कर देता है पलक झपकते ही, जिसको देख के यहाँ पे लीडर की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो मन के अंदर सोचता है कि इसने यहाँ पे बस एक स्लैश में ट्रू मॉर्टल रियलम के कल्टीवेटर को मार दिया बिना किसी दिक्कत है, यहाँ तक कि उसकी सोल को भी पूरी तरीके से सैटर कर दिया। इसके बाद बूढ़ो यहाँ पे नैनगोंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पे पिछले पता नहीं कितने सालों से ट्रैप था, हजारों सालों से। अगर जिनेवे नहीं आता तो वो पता नहीं कितने सालों तक और ज्यादा ट्रैप रहता। ये फॉरबिडन एरिया उसके सेक्टर से यहाँ पे कुछ ही मील दूर है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने कभी भी उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि उसके बारे में सोचा भी नहीं। इसलिए जिनेवे उसका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है। जिसके बाद बूढ़ो यहाँ पे दोबारा नैनगोंग से इतना ही कहता है कि इसका मिथोलॉजिकल बीस्ट इसे वापस लौटा दो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा तो फिर मैं तुम्हारे पैलेस को सही सलामत जाने दूंगा। नैनगोंग अभी भी आगे से इतना ही कह रहा था कि ऐसा करके आप हमारी सेट की डिग्निटी को थोड़ा बहुत आगागित कर रहे हैं, लेकिन एल्डर को भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से गिनती गिनना शुरू करते हैं और साथ ही में पहली गिनती में वो जमीन पे अपना शॉट मारते हैं तो इतना ज्यादा फोर्स रिलीज होता है कि वो पूरी जगह ही सैटर हो जाती है। और बूढ़ो दोबारा कहते हैं कि दोबारा कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 तक गिनूंगा क्योंकि 1 गिन चुका हूँ। इस पे नैनगोंग यहाँ पे जिनेवे से कहता है कि वो मिथोलॉजिकल बीस्ट हमारा था, जिनेवे ने उसे चोरी किया था। जिनेवे उसे कहता है अगर वो बीस्ट तुम्हारा था तो फिर उसने मेरे साथ सोल को डायरेक्ट क्यों बनाया। जिसके बाद हम लोग बूढ़ो को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं और वो यहाँ पे नैनगोंग से इतना ही कहते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे डिसाइपल ने जो पूरी मेहनत से ये सेक्ट बनाया था उसे ही मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जिसके बाद वो एक स्लैश मारते हैं और नैनगोंग के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी उसी की चपेट में आके निपट से जाते हैं। वहाँ पे जिनेवे भी बूढ़ो की तारीफ करता है, ये कहते हुए काफी पावरफुल मूव था। और बूढ़ो यहाँ पे नैनगोंग से दोबारा कहता है दोगे या नहीं दोगे। इसमें नैनगोंग अब जाके यहाँ पे हार मान लेता है। वो आगे से कहता है अगर वो यहाँ पे देना भी चाहे तो भी वो नहीं दे सकता है। भले ही सोलर ड्रैगन उनके सेक्ट का ही गॉड क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद उसे वो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। वो यहाँ पे श्राइन से बिलोंग करता है, यानी कि श्राइन का है। श्राइन को जापानी भाषा में मंदिर कहते हैं, बेसिकली मंदिर। जिनमें उसे पूछता है कि वो श्राइन कहाँ पे है, जिसमें नैनगोंग आगे से कहता है उसे पता होता तो वो पक्का बता देता। उन लोगों ने अभी तक श्राइन के सिर्फ मैसेंजर को ही देखा है और इस बात को भी यहाँ पे कई सौ साल हो चुके हैं। और अगर श्राइन ना होता तो फिर वो कभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करते, अबाया सेक्ट ही ना होता। वहाँ पे बूढ़ो जिनेवे से कहते हैं कि वो तो बस एक बीस्ट ही है ना, तुम उसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। इस पे जिनेवे आगे से कहता है कि वो कोई छोटा मोटा बीस्ट नहीं है, मेरा पालतू बीस्ट है। वहाँ पे जिनेवे की बातों से हमें इतना ही लगता है कि वो आगे से कहता है कि अबाया सेक्ट बेसिकली डिस्ट्रॉय हो ही चुका है। अगर लीडर को सच में पता हो तो फिर वो वहाँ पे सोलर डीमन के बारे में बता ही देता। बेसिकली इसकी बातों से इतना ही लगता है कि ये सोलर डीमन के ऊपर गिव अप कर रहा है, जैसे कि इसने वुल्फ के ऊपर कर दिया था। और यहीं से मैंने आगे की कहानी पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बोरिंग लगने लगी थी। फिर इसके बाद जो मैं यहाँ से वापस जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब कुछ भी नहीं बचा है, चलते हैं यहाँ से। तो बूढ़ो उसे कहते हैं कि मेरे से तो लेते चलो अपने साथ। वहाँ पे नैनगोंग बूढ़ो से कहता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। जिसपे बूढ़ो आगे से कहते हैं कि जिनेवे के पीछे जा रहा हूँ भाई, वो आगे चल के यहाँ पे पावरफुल पर्सन बनेगा, उसके साथ ही रहूंगा तो ही फायदे में रहूंगा। साथ में जिनेवे ने यहाँ पे वो मिशन भी कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर उसे यहाँ पे अबाया सेक्ट से बिना चोट खाए बाहर जाना था और ये बिना चोट खाए बाहर भी आ चुका है। जनजी जिनेवे से पूछता है कि वो लोग आगे क्या करेंगे, जिसपे जिनेवे आगे से कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने दो, जिसके बाद हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। जिसके बाद जिनेवे पीछे मुड़ के यहाँ पे बूढ़ो से पूछता है कि उसको यहाँ पे साउथर्न होली कोड के बारे में कोई जानकारी है। जिसपे बूढ़ो यहाँ पे जिनेवे को बताते हैं कि साउथर्न होली कोड लेजेंड्स के अंदर आता है, इसकी कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि 3 सदियां पहले जब यहाँ पे कोई भी किंगडम नहीं था, कोई भी इंपीरियल डायनेस्टी नहीं थी, तब भी यहाँ पे साउथर्न रीजन को कंट्रोल करने वाला होली कोड हुआ करता था। ह्यूमन रेस को यहाँ पे सभी रेस में से सबसे ज्यादा ऊपर माना जाता था और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था। और उस टाइम पे यहाँ पे ह्यूमन अलग अलग पाथ्स के अंदर डिवाइडेड नहीं थे, जैसे कि इतने समय डिमोनिक पाथ हो गया और राइटियस पाथ हो गया। और जब बूढ़ो यहाँ पे पैदा हुए थे उतनी टाइम पे यहाँ पे जो होली कोड था उसका डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि उतने टाइम पे यहाँ पे कुछ अचानक से इमोर्टल गॉड्स आ चुके थे जो कि खुद को यहाँ पे हेवेंस डिग्री के साथ जोड़ते थे और खुद को गलत और सही का देवता कहते थे। और उन लोगों ने होली कोड की बजा के रख दी पूरी तरीके से। जिनेवे आगे से पूछता है इमोर्टल गॉड ये क्या चीज होती है, जिसपे बूढ़ो जिनेवे को बताते हैं इमोर्टल गॉड सिर्फ उन्हें ही कहा जाता है जिनको यहाँ पे हेवन खुद अप्रूव करता है, तभी तुम यहाँ पे इमोर्टल गॉड बन सकते हो। उस टाइम पे होली कोड स्ट्रॉन्ग तो हुआ करता था लेकिन पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं था, यानी कि स्थिर नहीं था, इसलिए हेवन ने उसे यहाँ पे अपनी अप्रूवल नहीं दिया, जिससे होली कोड पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन में चला गया। जिसके बाद यहाँ पे ह्यूमन रेस थोड़ा बहुत अलग अलग रास्ते पे जाने लगी, जिसके बाद किंगडम डायनेस्टी बनना शुरू हो गई। और बूढ़ो यहाँ पे जिनेवे से इतना ही कहते हैं कि अब इसके बारे में ज्यादा बातें ना ही करो तो ही बेहतर है। वहाँ पे बूढ़ो जिनेवे से कहते हैं कि अच्छा है कि तुम्हारे पास यहाँ पे इंटरनल लाइफ ब्लड लाइन है, जिससे तुम हमेशा
हमेशा खुद को फ्यूचर में सेफ रख पाओगे। इटर्नल लाइफ का मतलब होता है हमेशा के लिए जिंदा रहना। इसलिए जिन्होंने यहाँ पे बड़ों से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। इस पे बड़ो आगे से कहता है और तुझे किस लिए फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद जिन्होंने और ये सभी लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ काला बाजारी हो रही थी। बेसिकली सस्ते दाम पे पावरफुल पिल्स बेची जा रही थी। जिस पे जिन्होंने आगे से कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सिटी है ही नहीं जो कि यहाँ पे डेमोनिक पाथ और राइटियस पाथ को फॉलो करती है। जिसके बाद जिन्होंने सिस्टम से कहता है कि मेरा नया सामान शुरू करना शुरू करो। जिसके बाद हुज दी पोकेमॉन में अब यहाँ पे एक सवारी भी थी, बेसिकली माउंट, जिसपे जिन्वे को ऐसा लगता है कि ये पक्का सैन गोंग बाओ होनी चाहिए। अब उसी टाइम पे जिन्वे की नजर भीड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ पे एक यंग मास्टर बाई था जो कि यहाँ पे एक कैट बॉय को अपना पालतू स्लेव बनाए हुए था। वहीं पे हमें कैट रेस के बारे में बताया जाता है। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं कॉम्बैट एबिलिटीज के मामले में, लेकिन इनको पालना मुश्किल होता है, एवरेज कैट ओनर जानता ही होगा, और इन्हें बैटल पेट्स के कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन ये महंगे होने के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सैल भी होते हैं। एवरेज कैट ओनर नो दिस। और ऊपर से ये महंगे भी होते हैं, इसलिए सिर्फ खाली पावरफुल फैमिलीज इन्हें अफोर्ड कर सकती है। अब इतना काफी है तुम्हारे लिए। अब इनके बारे में और न जानो तो ही बेहतर है। वह भी बड़ो जिन्वे को बताता है कि पहले के टाइम पे जब होली कोट हुआ करता था तब यहाँ पे एक एशियंट मिस्टीरियस रेस हुआ करती थी जो कि यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए काफी ज्यादा दयालु और उनकी साथी हुआ करती थी, बेसिकली राइट हैंड टाइम पे, जो कि यहाँ पे ह्यूमन रेस के लिए लगातार फाइट करती रही थी ह्यूमन एंड अर्थ के खिलाफ में। लेकिन अब इंसानी रेस इतनी ज्यादा कठोर और इतनी घिनौनी हो चुकी है कि अब वो यहाँ पे इमोर्टल्स का भी कहना नहीं मानते हैं और अपने पुराने दोस्तों और राइट हैंड को भी यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। बेसिकली बड़ों का कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो कैट रेस है वो एशियन टाइम में इंसानों के लिए सबसे वफादार और अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब ये इन्हें यहाँ पे स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसी टाइम हम लोग कैट बॉय को देखते हैं जिसकी नजर साथ से जिन्वे के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो बौखला जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तो यंग मास्टर उसकी चेन को खींचते उसे यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसी टाइम पे यहाँ पे सिस्टम जिन्वे को एक नई क्वेस्ट देता है जिसके अंदर उसे यहाँ पे कैट बॉय को बचाना था। जितना यहाँ पे बूढ़ों ने बताया कि कैट रेस होली कोड की पहले सबसे अच्छी अलायंस हुआ करती थी, अलायंस, और उनकी रेस में यहाँ पे ब्रांड सील भी है, बेसिकली ब्लड लाइन सील, कि वो हमेशा इनकी दोस्ती रहेंगे। इसलिए जिन्वे को यहाँ पे बचाना पड़ेगा, जिसके बाद जिन्वे को यहाँ पे कैट रेस की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा तो उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके रिवॉर्ड में जिन्वे को यहाँ पे एक और गॉड समन करने का मौका मिलेगा और साथ में वो यहाँ पे स्किल को भी सीख सकता है। इस पे जिन्वे आगे से कहता है कि अब सिस्टम ने कह दिया है तो फिर करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे कैट बॉय के ऊपर कोले बरसा रहा था, आई हेट दिस, आई लव कैट गर्ल्स। इसके बाद हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि यहाँ पे चॉपस्टिक को एकदम खतरनाक तरीके से फेंकता है, जैसे कि हम लोग पेपर को गेटिस की मदद से एकदम फेंक के मारते थे कि सामने वाले बंदे की आंखें फूट जाए स्कूल टाइम पे। और जिन्वे की जो चॉपस्टिक्स नीचे गिरी थी वो सीधा जाके उसे यंग मास्टर के हाथी में घुस जाती है, जिससे यहाँ पे वो जंजीर छोड़ देता है और कैट बॉय भागते कूदते हुए जिन्वे के पास आ जाता है। जिन्वे यहाँ पे जंजीर से कहता है कि जरा इसकी जंजीरें तोड़ देना, तो जंजीर बड़ी आसानी के साथ ही यहाँ पे जंजीरों को तोड़ देता है। अब इसके बाद कैट बॉय अपनी भाषा में म्याओ 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 कहते हुए कुछ तो कह रहा था, जिसकी बातों को यहाँ पे बहुत ट्रांसलेट करते हैं। ये कहते हुए ये कह रहा है इसकी जिंदगी खतरे में है, सॉरी इसकी बहन की जिंदगी खतरे में है, और वो उम्मीद करता है कि जिन्वे यहाँ पे मदद करेगा। इसके बाद जो यंग मास्टर था वो यहाँ पे दोबारा कैट बॉय को हासिल करने के लिए अपना वेपन निकाल के आगे बढ़ता है, लेकिन कैट बॉय उल्टा उसके ऊपर अटैक करता है और उसे झटके के अंदर निपटा देता है। चाय से ज्यादा केतली गर्म थी। अभी जितने भी लोग अभी यहाँ पे कैट बॉय की तारीफ कर रहे थे वो आगे से कहते हैं इसने यहाँ पे यंग मास्टर को मार दिया है, चीजें सीरियस होने वाली हैं, यहाँ से तुरंत कट लो। जिन्वे कैट बॉय से कहता है कि मुझे अपनी बहन के पास लेके चलो ताकि हम उसकी मदद कर सके। जिसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है। हम लोग जिन्वे को यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं जो कि आराम से आग ताप रहे थे। वह भी ये सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि कैट रेस के लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है, वो लोग तो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से ट्रैप हुए हैं, उनमें से कोई भी अभी तक बाहर नहीं निकला है। जिसके बाद हम लोग कैट बॉय की सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम वैंग जुए था, और वैंग जुए को पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ पे मैजिक बैरियर को तोड़ दिया है और वो लोग अंदर आने वाले हैं। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन्वे और कैट बॉय दोनों अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जाके हमें यहाँ पे कैट बॉय का नाम पता चलता है जो कि साउजू था। वह हम लोग अपने हवेसी को देखते हैं और इसकी नजर जैसे वैंग जुए के ऊपर पड़ती है तो ये कहता है कितनी सुंदर है ये, साले तेरे निजी इरादे हमें पता है। वैंग जुए जिन्वे से कहती है उसका नाम वैंग जुए है और वो यहाँ पे कैट रेस के ट्राइब लीडर की बेटी है और उसके छोटे भाई को बचाने के लिए शुक्रिया, अब इसके बाद हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, और वो इन लोगों से यहाँ से जाने को कहती है। उसी टाइम पे यहाँ पे साउजियो उसे कहता है कि ऐसा ना करो, जिसपे वैंग जुए उसे कहती है कि हमें यहाँ पे इंसानों ने ही परेशान किया और ट्रैप किया है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम लोग इंसानों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? तो फिर जिन्वे यहाँ पे वैंग जुए से कहता है मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हारी पूरी रेस को भी बचा सकता हूँ। लेकिन वैंग जुए को अभी भी इन लोगों के ऊपर यकीन नहीं था। वो उन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों का मकसद क्या है। इस पे बड़ो उसे कहते हैं हमारा मकसद इतना ही है कि तुम्हें यहाँ से आजाद करना, हम लोगों ने पहले ही बैरियर तोड़ दिया है, अगर हमारे कुछ बुरे इरादे होते तब तक हम तुम्हें निपटा चुके होते बिना किसी दिक्कत के, थोड़ा ये भी तो सोचो। इस पे जिन्वे भी यहाँ पे वैंग जुए से इतना ही कहता है वो लोग आज रात के लिए यहीं पे रुकेंगे, तब तक वैंग जुए सोच ले उसे मदद चाहिए या नहीं, अगर वो फिर भी मना करती है तो वो लोग बिना किसी बात के यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे बच्चों की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वैंग जुए से पूछती है कि तुम्हें उनके साथ क्या लेना देना
देना है, लेकिन जिनमें अपने पास यहाँ पे खाना बाहर निकालता है और उन्हें दे देता है, और ये भूखे तो ये खुशी हो जाते हैं खाना देख के। जिससे वेंगजुए को यकीन हो जाता है कि जिनवे सच में यहाँ पे दूसरे लोगों से अलग है। अलग नहीं है बहन, उसके निजी इरादे तुम नहीं जानती हो। इसके बाद हम लोग एक शिप को देखते हैं जो कि यहाँ पे कैट रेस की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, और ये सिर्फ कुछ ही मील दूर थे। वहीं पे इनका जो एल्डर था वो आगे से कहता है कि इन्हें किसी भी कीमत पे कैट रेस की प्रिंसेस को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों के बाद बाकी लोग भी उसे टारगेट करने लगेंगे। अब उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि इनके पास एक सेन गोंग बाओ नाम का एक बंदा आता है, जो कि उन लोगों से कहता है, उसे पता है कि वो लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं और वो उनके साथ बस कुछ बातचीत करना चाहता है। हालांकि वो लोग उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। जिसपे गोंग बाओ आगे से कहता है कि ये कैट पीपल के बारे में है ना, जिसपे वो लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर यहाँ पे उस बंदे से कहते हैं कि हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, हम तुम्हारी बात को सुनेंगे। जिसपे गोंग बाओ उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे गलतफहमी हुई है, वो उन्हीं की तरह एक डॉ फॉलोवर है और वो यहाँ पे उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। वो यहाँ पे लेंग माउंटेन से आया हुआ है किसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है, और ये सभी चीजें यहाँ पे कैट पीपल से रिलेटेड है, यानी कि कैट रेस से। जिसपे ये लोग इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि उस बंदे की बात के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं और आगे से पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके पीछे यहाँ पे इतनी सभी जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। जिसपे वो बंदा झूठ बताते हुए कहता है कि उसे यहाँ पे एक कैट पर्सन ने पाल पोस के बड़ा किया है और वो उतने समय यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी ट्राइब यहाँ पे डिमोनिक लॉर्ड को अब सर्व करती है। जिसपे ये लोग आगे से बताते हैं कि हाल ही में डिमोनिक लॉर्ड ने यहाँ पे कई सारे बीस्ट ट्राइब्स को अपने कब्जे में कर लिया है और वो लोग पूरी तरीके से नॉर्थ की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसपे गोंग बाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इतने ज्यादा बेवकूफ है कि इन्होंने मेरी पूरी बात के ऊपर यकीन नहीं कर लिया, जबकि ये सब कुछ झूठ है। जिसके बाद हमें गोंग बाओ की असली इंटेंशन पता चलते हैं। दरअसल कैट पर्सन के पास काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटी होती है और उनके पास यूनिक स्किल होती है, तो उसको यहाँ पे अपनी कॉन्फिडेंस के साथ में टेम्पर किया जा सकता है। इसलिए अगर वो यहाँ पे एक कैट पर्सन को पकड़ लेता है तो वो उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे डिमोनिक लॉर्ड को एक फेक न्यूज भेज सकता है। इसलिए गैंग बाओ उन लोगों से कहता है कि चिंता न करो, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसपे वो लोग उससे कहते हैं कि तुम हमें बचा सकते हो, तुम ही हमारे हीरो हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक वैली के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो पूरी वैली धीरे धीरे करके डहने लगती है, और ये सभी लोग यहाँ पे कैट रेस से कहते हैं कि बाहर निकल आओ, नहीं तो हम लोग पूरी वैली को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम उसी के नीचे यहाँ पे दब के मारे जाओगे। वहाँ पे वेंगजुए को पता चल जाता है कि ये प्रेशर यहाँ पे इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर का है, जो कि अपनी 5th स्टेज पे है। इस पे सभी कैट पर्सन्स आगे से घबरा जाते हैं और आगे से कहता है ऐसा लगता है कि अब हम लोग यहीं पे ही मरने वाले हैं या फिर इंसानों के स्लेव बन के रह जाएंगे। जिन्वे पे वेंगजुए से कहता है कि तुम चिंता करते हो भाई, हम लोग अभी भी यहाँ पे हैं। लेकिन वेंगजुए जिन्वे से कहती है कि तुम यहाँ पे सबसे पहले भागो, तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कम है। अब उसी टाइम पे एक जगह पे तगड़ा धमाका होता है और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सेंग बाओ के साथ में जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो सेन बाओ है ये दरअसल जिन्वे का ही डिसेपल है, सॉरी डिसेपल नहीं सबॉर्डिनेट है, जो कि नया समन है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सेन गोंग बाओ के बारे में बताया जाता है कि ये सेंग डायनेस्टी का इंपीरियल एडवाइजर है, जिसके पास यहाँ पे ब्लैक पैंथर की रेस है और इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे अर्थ इमोर्टल रियलम 6th स्टेज है। बाकी सब ना ही जानो तो ही बेहतर है। वह जिन्वे को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे गोंग बाओ ने किसी को धोखा देके फंसा दिया है और वो मन के अंदर यही सोचता है अच्छा हुआ कि मैंने इसे समन कर लिया, अगर ये मेरी साइड पे ना होता तो फिर मुझे बहुत बुरी तरीके से लग जाते। जिसकी वजह सभी डिसेपल यहाँ पे गोंग बाओ से कहते हैं कि अपना अपना डिसेपल चूज कर लो, सॉरी अपना अपना अपोनेंट चूज कर लो, जिससे हम लोग यहाँ पे फाइट कर सके। जिसपे गोंग बाओ यहाँ पे उस एल्डर से कहता है कि एक को मेरे लिए छोड़ देना, बाकी सब तुम रख लो। जिन्वे आगे से अपनी समाधि फायर का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ हल्का सा अटैक करता है, जिससे ये लोग घबरा जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। और जिन्वे उन लोगों से कहता है कि कैट पीपल अब उसके लोग हैं, अगर कोई भी इन्हें हाथ लगाएगा तो वो मौत से नहीं बच पाएगा। जिसपे एल्डर जिन्वे से कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले गैंग बाओ अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और एल्डर को वहीं पे ही निपटा देता है। सॉरी निपटाता नहीं है, बस वो उसकी बॉडी को लॉक कर देता है, जिससे एल्डर अब हिल नहीं पा रहा है। इसके बाद गोंग बाओ जिन्वे से कहता है कि वो यहाँ पे उसे सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है और जिन्वे उसे कहता है अच्छा हुआ कि तुमने सही टाइम पे यहाँ पे एल्डर के ऊपर लॉक मार दी, नहीं तो मैं यहाँ पे एल्डर के साथ साथ तुम्हें भी निपटा देता। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे गोंग बाओ से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे। इस पे जो भी लोग यहाँ पे अब गोंग बाओ के साथ आए हुए थे वो सभी गोंग बाओ को देख के घबराने लगते हैं और गोंग बाओ उनकी तरफ देखता है, जिसके बाद वो बस एक ही हाथ घुमाता है और एक झटके के अंदर उन सभी को यहाँ पे निपटा देता है और उनकी विकेट गिरा देता है। वह पे जिन्वे पीछे मुड़ के वेंगजुए से पूछता है अब तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पावर है कि मैं तुम्हारे लोगों को बचा सकता हूँ। और वेंगजुए को अब जिन्वे के ऊपर यकीन हो चुका था, इसलिए जिन्वे की नाक लंबी हो जाती है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए। अब इसके बाद जिन्वे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था तो वैली पे कुछ लोग लगे हुए थे जो कि वेंगजुए और उसके जो साथी थे उन्हें पकड़ना चाहते थे। इसीलिए जिन्वे यहाँ पे जेंजी से कहता है खड़े क्या हो बे, जाओ और जाके इन्हें खर्चा पानी दो। जिसपे जेंजी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बिजली का इस्तेमाल करता है और उन्हें 440 वोल्ट का झटका देता है, जिसके बाद इनकी विकेट यहीं पे ही गिर जाती है। वही हम लोग गोंग बाओ को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि जिन्वे जितना दिखता है उससे ज्यादा पावरफुल है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दरअसल गोंग बाओ की जो पर्सनैलिटी है वो आस्तीन के सांप वाली है, अगर तुमने इसको अच्छे से दूध नहीं पिलाया तो ये तुम्हें ही डस लेगा। इसके बाद जिन्वे वेंगजुए से कहता है कि रास्ता दिखाओ, तो वेंगजुए उससे पूछती है कि वो कौन से नेशन का एम्परर है
है। तो जिनवे उसे कहता है अगर तुमने सही गेस किया तो फिर मैं तुम्हें करोड़पति की अमिताभ बच्चन वाली सीट दिला दूंगा, जिसके बाद तुम चिल्लाते रहते ना 7 करोड़। लेकिन वैंग जो लड़की थी तो उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कितने नेशन है। जस्ट लाइक मानसी ओवर स्मार्ट समझती है पर है नहीं। अब उसे ये नहीं पता है कि इंटरनेशनल और नेशनल में क्या अंतर है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, काटा तो मेरा ही ना। लेकिन वैंग जुए को यहाँ पे जिनवे के बारे में जरूर पता था, यानी कि एम्परर किन को, क्योंकि जिनवे इसी नाम से फेमस है। क्योंकि इतने समय जो वो आग मूत रहा है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिनवे उसे पूछता है कि तुम एम्परर किन को जानती हो क्या, जिसने नैंजो डायनेस्टी, अबाया सेक्ट और कई सारे लोगों को यहाँ पे उंगल दी है और उनके ऊपर आग मूता है। क्या तुम ऐसे एडमायर करती हो? एडमायर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मानना। जैसे कि मैं अपने पापा को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन उनके जैसा बनना नहीं चाहता। नशेड़ी है यार, भांग बहुत ज्यादा पीते हैं, शिवरात्रि पे मिल भी ना जाना, भोलेनाथ से ज्यादा ये पी लेंगे। मतलब इतना ज्यादा पी लेते हैं कि मुझसे ही पूछते हैं तुम किसके बेटे हो। अरे आप ही का सुपुत्र हो भाई, आधार कार्ड दिखाओ क्या। खैर वैंग जुए यहाँ पे जिनवे से कहती है कि वो ये तो नहीं कहती है कि वहाँ पे एम्परर किन को एडमायर करती है, लेकिन उसके जितना लेजेंडरी और पावरफुल कोई नहीं है और उसे यकीन है कि जिनवे यहाँ पे आगे चल के एम्परर किन ही बनेगा। तो जिनवे आगे से यहाँ पे भांडा फोड़ देता है, ये कहते हुए कि मैं ही एम्परर किन हूँ और मैं ही जिनवे हूँ, वो भी शर्माते हुए। हवस देखो साले की कैसे लटक रही है। हालांकि वैंग जुए को यकीन नहीं होता और वो जिनवे से कहती है अगर तुम एम्परर किन हो ना तो मैं यहाँ पे साउथर्न रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, सेंगजी। जिस पे जिनवे अपने मन के अंदर सोचता है रिश्तेदारों की एडवाइस को झूठा बताना और लड़कियों को किसी बात के ऊपर यकीन दिलाना दोनों ही बेकार है। और वो पीछे से कहता रहता है भाई मैं ही एम्परर किन हूँ यार, मैं ही हूँ, असली वाला हूँ, पीछे दाग भी है, दिखाऊं क्या। लेकिन वैंग जुए को यकीन नहीं हो रहा था, उसने मान लिया है कि ये भड़वा एम्परर किन हो ही नहीं सकता है, भले इसके चुत्तड़ पे थप्पा ही क्यों ना लगाओ एम्परर किन का। जिसके अगले सीन में हम लोग एक बहुत बड़ी कैट स्टैचू को देखते हैं। ये पक्का कैट ट्राइब के किसी पावरफुल वॉरियर या फिर फर्स्ट रेस वाले बंदे की होगी, किसी की भी हो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसी स्टैचू के नीचे हम लोग दो ग्रुप्स को देखते हैं, जिनमें से एक ह्यूमन ग्रुप है और दूसरा यहाँ पे कैट ट्राइब के लीडर वाला ग्रुप है। जो ह्यूमन ग्रुप था वो यहाँ पे कैट ट्राइब के लीडर जिनका नाम वैंग यान है, वो उसे कहता है अगर तुम लोग यहाँ पे सरेंडर नहीं करोगे तो फिर तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी ही रेस को डिस्ट्रॉय कर लोगे। इस पे जो ह्यूमन साइड वाले लोग थे वो आगे से कहते हैं हम इनसे बात ही क्यों कर रहे हैं, हम इन सभी को यहीं पे ही निपटा देना चाहिए, सिर्फ बच्चों और फीमेल कैट्स को ही छोड़ देना चाहिए, बाकी मेल्स को यहीं पे ही निपटा देना चाहिए। हम लोग वैंग यान को देखते हैं जो कि कैट ट्राइब के लीडर है, वो आगे से सरेंडर करने से साफ मना कर देते हैं, वो यहाँ पे कभी भी किसी के स्लेव नहीं बनेंगे। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं फाइट करने के लिए, जिससे कई सारे कैट ट्राइब के लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि कोई यहाँ पे जो मूर्ति थी उसके ऊपर पंच मारता और उसे तोड़ देता है। पता नहीं भाई लोगों को पुराने आर्किटेक्चर से क्या दुश्मनी है, साला तोड़ ही देते हैं अगर वो किसी दूसरे का हुआ तो। वह जो ह्यूमन रेस था वो आगे से कहता है कि ये तो पक्का ब्लैक टेम्पल डिमोनिक फेस्ट ही होगा, वो लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। वह वैंग यान जैसे ही ब्लैक टेम्पल सेक्ट डीमन को देखते हैं जो कि डिमोनिक डॉ ओवरलॉर्ड है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और आगे से कहता है कि यही हमारा अंत होगा। इसके बाद ब्लैक टेम्पल सेक्ट वाले की तरफ से जो पोर्टल खुला था उसके अंदर से बस एक ही अटैक होता है जो कि यहाँ पे उस ह्यूमन वाले बंदे के सर के ऊपर जा लगता है और उसकी बॉडी एक झटके के अंदर ही सैडर हो जाती है। जिसके बाद ह्यूमन वाली साइड की इतनी ज्यादा फटती है कि इनकी पैंट ही गीली हो जाती है और ये तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं मदद मांगने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक टेम्पल फिस्ट डीमन की तरफ से कोई तो बाहर निकलता है जिसका नाम यहाँ पे टियानजिन था, जो कि यहाँ पे इंसानों वाली रेस के ऊपर कमेंट मारते हुए कहता है जिसको अभी इसने ब्लास्ट किया। ऐसा कहा जाता था कि ये लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स हैं एशियंट ह्यूमन रेस की, लेकिन मैंने जब इन्हें कुछ किया तो ये साले कुछ भी नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं रही मेरे सामने। वह पे कैट ट्राइब के लोग यहाँ पे वैंग यान से पूछते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, जिसपे वैंग यान आगे से कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग वैंग जुए को देखते हैं जो कि जिनवेले को यहाँ पे आ जाती है और पता नहीं एशियन टाइम में खूबसूरत लड़कियों को क्या ही दुश्मनी है, साला जैसे ही देखते हैं तैसे ही हाथ मार देते हैं। हम लोग टियानजिन को देखते हैं और ये भी वही करता है, वैंग जुए को जैसे ही देखता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तेरी बाप की मछली नहीं है वो। इसके बाद हम लोग जंजे को देखते हैं जो कि बस एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में यहाँ पे टियानजिन की फटके चार हो जाती है, वो फोर्स की वजह से दूर जाके गिरता है। इसके बाद जंजे जिनवे से पूछता है कि हम इसके साथ क्या करें, तो जिनवे आगे से जानते हो क्या कहता है, मार दो यार और क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद जंजे कमांड को फॉलो करते हुए यहाँ पे टियानजिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह पे टियानजिन भागने की जगह पे सोचता है कि वो यहाँ पे हेड ऑन फाइट नहीं करेगा तो वो जीत जाएगा। इनको भाई इन्हीं की कल्टीवेशन डीएम के बारे में नहीं पता, अगर सामने वाले की कल्टीवेशन ज्यादा है एक लेयर भी तो भाग लो तुरंत, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रेजर वेजर नहीं है तो, और अगर उसके पास ट्रेजर है तो हमला करने वाले तुम भाग लो। इसके बाद हम लोग टियानजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिंजी के साथ खेल रहा था, ये अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आफ्टर इमेज बना रहा था और इर्द गिर्द भाग रहा था। इस पे जिंजी उसे ओवर पावर करते हुए कहता है साले ये 6 पंख मैंने फ्री में नहीं लगवाए, बिजली बीन के अंदर दौड़ती है इसीलिए लगवाए हैं ताकि तू जैसे भागने वाले को मैं भाग के पकड़ सकूं। इसके बाद वो टियानजिन के ऊपर गाड़ाम से अपने डंडा मारता है जिससे टियानजिन सीधा जाके नीचे गिरता है और बिजली का चस्का अलग से मिल रहा था मुफ्त में। इसके बाद जिंजी आगे से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉल्स बनाते हुए नीचे गिराता है, ये कहते हुए ये त्योहारी समझ लो, त्योहारी मीन्स जो त्योहार पे पैसे दिए जाते हैं, पापा देते हैं ना 100 रुपए जाओ खर्चा कर लो फ्री वाले, वो। खैर ये इलेक्ट्रिक बॉल जो त्योहारी के रूप में टियानजिन के ऊपर गिरे थे ये कुछ ज्यादा ही
ही घातक थे। टियानजिन की बॉडी वहीं पे ही ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन हम लोग कैट ट्राइब को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बच गए, अब इन्हें यहाँ पे किसी का भी गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिन्होंने यहाँ पे वैंग यान से मिलता है और अपना नाम बताता है जो कि वो एम्परर की नहीं बताता है। और वैंग यान को तुरंत ही पता चलता है कि ये पक्का ही असली बंदा है और वो यहाँ पे पूरे कैट ट्राइब तरफ से जिन्वे को शुक्रिया कहता है। वह पे जिन्वे यहाँ पे वैंग यान से कहता है कि कैट ट्राइब की सिचुएशन काफी बढ़िया नहीं है, अगर वो लोग इसी तरीके से आजाद घूमेंगे तो फिर उनके ऊपर खतरा बना रहेगा, इसलिए अगर वो लोग जिन्वे को यहीं पे ही ज्वाइन कर लेते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन हम लोग पीछे वैंग जुए का रिएक्शन देखते हैं और ये पक्का फॉलो नहीं करना चाहते थे जिन्वे को, लेकिन उसके फादर तुरंत इस चीज के लिए मान जाते हैं। ये कहते हुए वो लोग पक्का यहाँ पे उसे फॉलो करेंगे। और वैंग यान ने इतनी जल्दबाजी इसीलिए की क्योंकि वो जब वो जिन्वे के करीब आया तो फिर उसे यहाँ पे कुछ महसूस हुआ था। दरअसल उसे जिन्वे के अंदर से एक खास टाइप की एनर्जी महसूस हो रही है, जिस एनर्जी की वजह से यहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन है यानी कि कैट ट्राइब के अंदर जो ब्लड लाइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है और उनकी एंशिएंट एंसेस्टर की मेमोरीज भी जाग चुकी हैं, जिससे वैंग यान को यकीन है कि जिन्वे पक्का यहाँ पे वॉर गॉड का डिसेंडेंट ही है। वह पे जिन्वे भी हैरान होता है कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए, जिसपे वैंग यान आगे से इतना ही कहता है कि वॉर गॉड की जो तलवार है वो यहाँ पे वॉर गॉड के हाथों में वापस चली ही जाने चाहिए। अब इसका सारांश यह है कि जो ये ब्लेड है वो एक तरीके से कैट ट्राइब है और जिन्वे इनका ओनर यानी कि वॉर गॉड, इसलिए कैट ट्राइब यहाँ पे जिन्वे को फॉलो करने के लिए मान गए क्योंकि ब्लेड यहाँ पे वॉर गॉड के हाथों में जानी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे टीचर बनना चाहिए था, लेकिन बच्चे संभालना बाथरूम में बहाने से ज्यादा टफ है, ये 18+ हो गया, सॉरी। खैर हम लोग वैंग यान को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए अपने ट्राइब से कहता है कि जिन्वे अब से उनका नया मास्टर है तो फिर वो लोग यहाँ पे अब से उसे सर्व करेंगे और दावत शुरू की जाए। इससे जिन्वे आगे से हैरान हो जाता है कि ये इतनी जल्दी मान कैसे गए, कौन सा नशा किया इन लोगों ने। अब इसी के बाद यहाँ पे जिन्वे का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है जिसके अंदर उसे यहाँ पे कैट रेस को बचाना था। अब मिशन कंप्लीट हो जाने की वजह से अब उसे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है जो कि था एक बार गॉड समन करना और दूसरा था एक गॉड स्किल को हासिल करना। जिन्वे उसे कहता है उसे कुछ आराम करना है, जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 2 दिनों के बाद का होता है। इसके बाद वैंग यान जिन्वे को बताता है कि वो लोग पूरी तरीके से रेडी हैं यहाँ से जाने के लिए। जिन्वे उन लोगों से कहता है कि मैं भी आपका इंतजाम कराता हूँ और वो इन्हें किसी दूसरी सिटी भिजवाने वाला था और मैं सिटी का नाम भूल गया, सॉरी। इसके बाद जिन्वे पीछे मुड़ के यहाँ पे युआन होंग से पूछता है कि बुढ़ऊ कहाँ पे गए। इस पे युआन होंग आगे से बताता है कि बुढ़ऊ पिछले 2 दिनों से आयब गायब हो रहा है, पता नहीं भाई क्या खा के पिया है, ऐसा लगता है दस्त हो गए हैं, आधा से ज्यादा टाइम हकते ही रहता है वो। इस पे जिन्वे आगे से कहता है वो जो कर रहा है करने दो, उसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन ये लोग जैसे ही यहाँ से जाने वाले थे तैसे ही यहाँ की जमीन हिलने लगती है तो जिन्वे आगे से कहता है अब ये क्या बवाल है भाई। जिसके बाद वो उड़ते हुए आगे जाके चेक करता है तो फिर हमें यहाँ पे बुढ़ऊ दिखाई देता है जिनको दस्त नहीं हुए थे, इनको मस्त हुए थे क्योंकि ये अपने साथ कई सारे जानवरों को झुंड को लेके आ रहे थे, खासकर एक हाथी को। जिन्वे आगे से कहता है मुझे पता था कि इसे दस्त नहीं है, कुछ तो कारस्तानी कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी करेगा कि पूरी तादाद ही यहाँ पे ले आएगा। वह पे युआन होंग जिन्वे से पूछता है कि अब हम लोग क्या करें तो जिन्वे से इतना ही कहता है कि पहले इन्हें रोकने की कोशिश करो, लेकिन अगर यहाँ पे बीस्ट टाइड नहीं रुकती है तो फिर तुम आगे कुछ इस्तेमाल कर सकते हो अपने हथियार वथियार। तो फिर युआन होंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो सबसे पहले अपने बॉडी साइज को बड़ा करता है, जिसके बाद वो बीस्ट साइड के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इससे जो बीस्ट टाइड थी वो वहीं पे ही रुक जाती है और बुढ़ऊ उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं काफी पावरफुल एबिलिटी है। इसके बाद जिन्वे बाहर निकलता है और वहाँ पे बुढ़ऊ से पूछता है कि ये क्या बवाल पाला है दादा, बताओ जरा। जिस पे बुढ़ऊ जिन्वे से इतना ही कहता है कि ये उसके लिए एक गिफ्ट है और कुछ भी नहीं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, फाइट वाइट नहीं होगी। जैसा कि बुढ़ऊ ने बताया ये गिफ्ट है, तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये कौन सा गिफ्ट है। और इसी के साथ सायोनारा।